हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं भाई साहब, वो पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन। और इस टाइमलाइन को बनाने में हमने बहुत मेहनत किया। आप देख सकते हैं, आपके सामने है ये टाइमलाइन, है ना। तो ये पूरी की पूरी टाइमलाइन सिर्फ इतनी नहीं है, बहुत लंबी टाइमलाइन है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरे का पूरा एक एक इवेंट का ना, जो जो इंसिडेंट अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ किया है ना, जिन जिन लोगों ने अपनी जान दे दी इस देश को आजाद करवाने में, हर चीज का एक मार्मिक वर्जन जो है ना, वो सारी का सारा विवरण जो है मैं यहां पे दूंगा। और क्लास में ही हम वो तमाम चीजों को याद कर लेंगे। ये जो माइंड मैप मैंने बनाया है ये भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। यानी कुल मिला के आज की क्लास थोड़ी रोंगटे खड़े करने वाली रहेगी, इंटरेक्टिव रहेगी, मजेदार रहेगी। एंड यू कांट स्किप दिस टाइमलाइन दोस्त, क्योंकि यहां से आपको पूरी की पूरी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का वर्जन पता लग जाएगा कि किस व्यक्ति ने क्या किया है देश के लिए। और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो चाहे एसएससी की कर रहे हो, ये दोनों ही सेक्शंस में हमने बहुत मेहनत की है। हर चीज को ऐड करने की कोशिश की है। इनके पीवाईक्यूज भी मैं करवाता हूं आपको, तो आपको आज की क्लास में बहुत सारा फायदा मिल जाएगा, है ना। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने किसी भी और व्यक्ति की टाइमलाइन पहले देखी होगी, उसको कंपेयर कर लेना और इसको कंपेयर कर लेना, तो आपको खुद फर्क पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जितने भी लोग देख रहे हैं, जितनी मैंने मेहनत लगाई है इस चीज में, आप शेयर जरूर करना, नहीं तो उस मेहनत का कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है दोस्त, चलो अब मैं आपको देखिए कि जो लोग पीडीएफ के लिए आए हैं सिर्फ और सिर्फ, तो उनको मैं बता दूं वो फ्री कोर्स में जाना। ये हमारी जीवी कक्षा एप्लीकेशन है, इसके फ्री कोर्स में जाएंगे, एसएससी सीजीएल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एसएससी 2025 हनुमान सीरीज पे क्लिक करेंगे। ये नाम एसएससी लिखा है, लेकिन ये रेलवे और एसएससी दोनों के लिए हमने बनाया है, ताकि एक ही जगह पे संगठित हो जाए, आपको 10 बार 10 एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। तो यहां से आप पूरा का पूरा इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। और आपको यहां पे सिर्फ एक पीडीएफ नहीं मिलेगी, बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी जो हमने लेटेस्ट बनाई है, लेटेस्टली अपडेटेड कंटेंट की पीडीएफ यहां पे मिलेंगी। इसका नाम इसीलिए हनुमान बैच रखा हुआ है, और जो हमारा पेड कंटेंट होता है वो रामबाण रहता है। ठीक है, तो आइए भगवान राम और हनुमान जी का नाम लेके हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा पेड बैच है। अगर आपको ये सेशंस देख के पसंद आए तो आप इस पेड बैच पे जा सकते हैं। कूपन कोड जो है इसका BASANT बसंत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं। और आखिर में मैं आप सबके कमेंट्स ले लूंगा, तो जिसके अंदर हम सब चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो कोई भी बच्चा कमेंट कर रहा है तो वो आखिरी में मैं लूंगा, पहले नहीं लूंगा जी। बिल्कुल, जितने भी लोग हैं आप आखिरी में बात कीजिएगा। ठीक है, आप देखो, सबसे पहले मैं जब टाइमलाइन की बात करता हूं, मैं इस टाइमलाइन को तो फटाफट आगे बढ़ाऊंगा, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। बस एक मेरे को ऐड करने के लिए ये चीज रखनी पड़ेगी, टाइमलाइन में भी इसको ऐड कर देते हैं, ताकि एक माइंड मैप आपके पास भी रहे। आप देखो, एक एक एलिमेंट को लगाया गया है यहां पे। ये अलग लगाया, ये अलग लगाया, है ना। ये डंडी अलग लगा रहे हैं, ये अलग लगा रहे हैं, पिक्चर अलग लगा रहे हैं। बहुत मेहनत का काम होता है, हमने और हमारी टीम ने मिलकर ये आपके लिए किया है। आप देखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, है ना, भारत में आगमन जो हो रहा है वो 1600 के आसपास हो रहा है। फिर आप देखो 1757 के अंदर आपको बैटल ऑफ प्लासी मिल रहा है, जिसके अंदर सिराजउद्दौला को हरा दिया जाता है। डिटेल वर्जन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर आता है, जिसके अंदर 1764 में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और आपका जो है शाह आलम II, इनको अंग्रेज हरा देते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। फिर 1857 में जो है सिपाही म्यूटिनी आती है, जिसमें मंगल पांडे का विवरण है, झांसी की रानी का विवरण है। तो ये वो वाला इवेंट है। ठीक है, कम से कम 1.5 घंटा की वीडियो अकेले इस इवेंट पे मैंने बनाई है, जो आप पढ़ सकते हैं। अभी मैं फटाफट से आपको मेन मॉडर्न टाइमलाइन पे लेकर जाना चाह रहा हूं, जो मेरे को पढ़ाना है। ये हिंदी में वही चीज लिखी है, इसको पढ़ लेना। अब देखो, यहां पे आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद ये 1858 का है, ठीक है, जिसके अंदर क्राउन को पावर ट्रांसफर कर दी जाती है। फिर उसके बाद 1885 में कांग्रेस बनती है। कांग्रेस का अकेला एक सेशन 1.5 घंटे का मैंने ले लिया है। उसके बाद आप पार्टीशन ऑफ बंगाल पे, यहां से ये जो टाइमलाइन है ना, हम आज की जो शुरुआत मेनली हमारी होने वाली है वो 1905 की टाइमलाइन से होने वाली है। यानी इसके आगे की जितनी भी चीजें हैं, मैंने बहुत सारी अभी तक नहीं पढ़ाई थी, तो वो 1905 के आगे जितनी भी टाइमलाइन है वो मैं बताने वाला हूं। अभी मैं पहले बता देता हूं कि इवेंट्स क्या क्या है, फिर उसके बाद डिटेल में हम शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो 1905 में आप देखिए बंगाल का पार्टीशन होता है, कर्जन करता है ये चीज, और बदले में जो भारतीय हैं वो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 1906 में आप देखिए कि मुस्लिम लीग की शुरुआत होती है। इसके बाद 1907 का टाइम है, जिसमें कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है, जिसको सूरत स्प्लिट भी बोला जाता है। फिर उसके आगे चलते, ये हिंदी में हो गया सारे का सारा। उसके बाद आप देखो 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म आते हैं, जिसके अंदर मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है। पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में ही। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, हिंदू मुस्लिम एक साथ आ जाते हैं, गरम दल और नरम दल भी एक साथ आ जाते हैं। फिर 1917 में गांधी जी का चंपारण मूवमेंट होता है। 1919 में मोंटेक कैम्सफोर्ड रिफॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई जाती है, और इसी ड्यूरेशन में तिलक साहब की डेथ भी होती है।
इसके बाद ये हिंदी में मैंने बना दिया पूरे का पूरा। फिर 1923 में स्वराज पार्टी बनती है। आप देखो कि इस सेशन के अंदर पहले पार्ट के अंदर मैं जो है 1919 तक ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एक पूरा ब्रीफ आउट आपको जरूर दे देता हूं अभी के लिए। 1923 में स्वराज पार्टी बनती है, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू बनाते हैं, क्योंकि इस टाइम तक जो है कांग्रेस के मैक्सिमम जनता जो है या मैक्सिमम लीडर जो है जेलों में है, तो ये अलग से एक पार्टी बना रहे हैं। फिर आप देखिए उसके बाद साइमन कमीशन आएगा। फिर 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको दांडी मार्च के नाम से आप जानते हैं। फिर 1931 में जो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो हो ही रही है। उसके अलावा आप देखिए एक जो गांधी इरविन पैक्ट है वो भी हमें देखने को मिलेगा। ये 1920 कहाँ से लिख दिया, ये नहीं है, ये 1920 नहीं है, ठीक है, ये जो है 1932 आना चाहिए था। ये 1931 के बाद यहाँ पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है और यहाँ पे थर्ड वाली है, ठीक है, यहाँ थर्ड वाली है। ये हिंदी में मैंने लिख दिया, ये देखो यहाँ हिंदी में सही लिखा हुआ, वो गलती से लिखा गया वहाँ। उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। फिर आपका अगस्त ऑफर आएगा, लॉर्ड लिनिथ को लेकर आएगा 1940 में। फिर स्टैफर्ड क्रिप्स कमीशन आएगा 1942 में। उसके बाद 1943 के आसपास में क्विट इंडिया का मूवमेंट चल रहा है, वैसे तो 1942 के आसपास ही चल पड़ता है। फिर आखिर में आप देखिए कि 1945 में वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, और ये हिंदी में मैंने लिख दिया है। सबसे आखिरी में जाके कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आता है, और फिर फाइनली भारत जब आजाद होता है 1947 में, जो माउंटबेटन जो है यहाँ पे डिवीजन करता है। ये एक ब्रीफ आउट अभी दिया, अभी डिटेल में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो 14 अगस्त 1947 को पड़ोसी का मुल्क आज़ाद होता है ना, पड़ोस वाले आज़ाद होते हैं, यानी पाकिस्तान आज़ाद होता है। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो रहा है। बेसिकली आज़ाद क्या, फिर तो जब वो अलग ही हो गए तो हम अलग बिछ गए, वही वाली बात है। नहीं तो अनडिवाइडेड इंडिया होता तो बात कुछ और ही होती है। चलो, अब जो आज की टाइमलाइन मेरी शुरू हो रही है वो 1905 से हो रही है। बहुत डिटेल में हम एक एक चीज को समझते जाएंगे। ऐसा नहीं करूंगा कि कचरा कुछ भी कर दिया, यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखो 1905 के टाइम में वाइसरॉय अगर भारत का बोलेंगे तो कौन है, कर्जन है। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि बंगाल का जो पार्टीशन किया वो किसने किया, तो कर्जन ने किया है। कर्जन का नाम आपको याद रखना है। जेना, मैंने बोला बच्चा कि आखिरी में हम बात करेंगे, तो क्यों नहीं शांति से 10 मिनट तुम रुक सकते हैं ना, थोड़ा सा पढ़ ले कि मैं तुम्हारी बातें पहले उत्तर दूं। मैंने क्या बोला, मैं आखिरी में कुछ चीजें हैं जो मुझे बतानी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आखिरी में मैं बात करूंगा, ठीक है। अभी पढ़ लो। यहां पे देखो कि 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन बनता है जब, तो इसके ऊपर एक प्रेशर है ना। ब्रिटिशर्स चाह रहे हैं कि भैया किसी भी तरीके से जो है बंगाल का पार्टीशन हो जाए, क्योंकि यहां पे आप देखो कि दो जगहें जो है बहुत ज्यादा फेमस रही हैं, एक बंगाल और एक पंजाब। यहां पे कोई ना कोई रिवोल्ट्स चलते ही रहते थे, लेकिन आप देखो कि पंजाब को लगभग ये लोग अपने शिकंजे में किए हुए हैं इस वक्त तक, तो ब्रिटिशर्स है ना। लेकिन फिर भी पंजाब वाले अभी भी नहीं मानेंगे, है ना। तो कुछ दंगे पंजाब में चलते रहेंगे, कुछ जो है बंगाल में चलते रहेंगे। तो ये दोनों ही लोग जो है ना, इनके लिए उथल पुथल मचा के रखे ही हुए हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे बंगाली टिकाई नहीं ले रहा है, इसीलिए जो है ब्रिटिशर वाले को दिक्कत आ रही है। अब वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कंट्रोल में आ जाए। अब कंट्रोल में करने के लिए करना क्या पड़ेगा दोस्त, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना यहाँ पे। तो आप देखिए कि ये करते हैं, कहते हैं कि चलो हम ऐसा करते हैं, बंगाल की पार्टीशन कर देते हैं। अब आप सोचो कि बंगाल की पार्टीशन ऐसा नहीं कि कोई रैंडम पार्टीशन कर दी, जी नहीं। ऐसा सोच के इन्होंने एकदम तेज दिमाग लगा के सोचा कि अच्छा इस तरफ मान लो कि मुस्लिम्स ज्यादा है ना, बहुत सारे मुस्लिम है। सपोज करो कि यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम है, मुस्लिम में मुस्लिम भरे हुए हैं, और हिंदू सिर्फ मान लो कि 2-4% हैं। और दूसरी जगह पे इन्होंने क्या देखा कि इधर बहुत सारे हिंदू भरे हुए हैं और मुस्लिम केवल 1-2% या 4% है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, बीच में से बंगाल की पार्टीशन इस हिसाब से की कि एक तरफ तो मुस्लिम इकट्ठे हो जाएं, एक तरफ हिंदू इकट्ठे हो जाएं। अब आप देखो कि इससे क्या होगा, इससे एक कम्युनल वायलेंस होने के खतरा ज्यादा होगा, क्योंकि इनकी सोच आगे चलकर ना कम्युनलिज्म करने की ही है, डिवाइड एंड रूल करने की ही है, कि भारतीयों में क्या किया जाए, 2 सेक्शन है, 2 सेक्ट है, उनको अलग अलग कर दिया जाए। मुस्लिम और हिंदू जो है, अगर इनको अलग अलग करके रखा गया तो ये आपस में मिलेंगे नहीं, आपस में मिलेंगे नहीं तो कम मचेगा, सीधी सी बात है ना। तो इनकी जो गले में फांसी अटकी हुई थी वो कहीं ना कहीं सुलझ जाएगी, ये मुद्दे की बात यहां पे चल रही है। तो इसीलिए इन्होंने दोनों को अलग अलग करने की सोची और ये पार्टीशन बंगाल का कर दिया उठा के। अब इसी दिन आप देखो, इसी टाइम पे गवर्नर जो है बंगाल का वो कौन है, एंड्रयू फ्रेजर है। और इस पूरे के पूरे पार्टीशन का जो है बहुत ज्यादा हाई लेवल पे विरोध हुआ है ना, भारतीय नेताओं ने बहुत विरोध किया, और यहीं पे जो है इन्होंने अपनी स्वदेशी मूवमेंट को भी लॉन्च किया, ठीक है। तो ये जो है एक सोची समझी प्लान था, ताकि इस तरीके से किया जाए। अब देखो कि इसको ठीक करने के लिए इधर और इधर के लोगों ने आपस में राखियां भी बांधी, है ना, रक्षाबंधन भी किया, लेकिन वो कितने दिन तक टिकेगा, है ना। सोचो कि जो डिवीजन कर दी, फिर कहीं ना कहीं एक बीज तो वो ही दिया ना, तो वो कितने दिन तक हो पाएगा राखी वाला सिस्टम, वो नहीं पता। अब इसी के रिस्पॉन्स में देखो कि मैंने क्या बोला, बहुत बड़े बड़े नेता हैं हमारे पास, लाल बाल पाल यहाँ पे बैठे हुए हैं, और स्पेशली तो यहाँ पे
बिपिन चंद्र पाल हैं इस वक्त। तो वो स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है। सब लोग बोलते हैं कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, दो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, एक तो अरबिंदो घोष जो बंगाल में ऑपरेट कर रहे हैं और दूसरे जो हो गए बिपिन चंद्र पाल हो गए, ठीक है। अच्छा, लाला लाजपत राय पंजाब से और जो बाल गंगाधर तिलक है वो आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों का कंसेप्ट आपको समझ होना चाहिए। ये है बंगाल, ये है पंजाब, बंगाल, और इधर है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो इधर से जो है आपके बाल गंगाधर तिलक हो गए, बाल गंगाधर तिलक, इधर से हो गए लाला जी, लाला लाजपत राय, और इस तरफ से हो गए पाल और घोष, पाल और घोष। तो ये चार नाम आपको मेजर याद रखने हैं, ठीक है। इनके बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पे हो रही हैं। अब आप देखो कि ये पूरा का पूरा एक्सट्रीमिस्ट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कांग्रेस वाले नहीं कर रहे ये चीज को, एक्सट्रीमिस्ट लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि जो गरम दल वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं आगे आए हुए हैं। आप देखो, नरम दल तो प्लीडिंग करने में ही लगा रहता है वो सारा दिन, है ना, और इसी वजह से दोनों एक दूसरे से खफा भी रहते हैं। वो तो सारा दिन रिक्वेस्ट ही करते रहते हैं, माई लॉर्ड प्लीज ये कर दीजिए, माई लॉर्ड प्लीज ये कर। वो नहीं होता जो बच्चा जिद करके अपने पापा से कुछ मनवा रहा होता है, तो वो तो कांग्रेस वाले तो इस तरीके से यहां पे बिहेव कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो और ये जो टाइम है ये दादा भाई नौरोजी का ही टाइम है। अभी 1906 में दादा भाई नौरोजी बनेंगे, उनके ऊपर यही लोग प्रेशर भी क्रिएट करेंगे, अभी आप देखते जाइए, है ना। तो आप देखो कि कलकत्ता के टाउन हॉल में सब इकट्ठे होते हैं और ये सारी प्लेज ली जाती है और ये भी बोलते हैं कि भैया आज से जो है ब्रिटिशर्स के स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह भी हम बंद करते हैं, इनको नहीं पढ़ेंगे, हम जो है अपना ही पढ़ाई करेंगे, अपने ही कॉलेज खोलेंगे। ये सारी की सारी बात होती है ना। तो अरबिंदो घोष का नाम आपको याद रखना है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, वीओ चिदम्बरम पिल्लई और बाबू गेनू। ये कुछ कुछ ऐसे हाईलाइटेड चेहरे हैं 1905 के अंदर के जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब दो मेन मूवमेंट्स, दो मेन गोल हैं इसके पूरी मूवमेंट के। वो क्या है? टू यूज द स्वदेशी गुड्स एंड बॉयकॉट द फॉरेन मेड गुड्स, है ना। अपने घर की, अपने यहाँ के लोगों की जो बनाई चीजें उनको इस्तेमाल करो और जो फॉरेन से कुछ भी आ रहा है उसको बॉयकॉट करो। आज चाइना क्या कर रहा है? चाइना यही करता है, बाहर की चीजों को इस्तेमाल नहीं करता वो, है ना। उनकी इकोनॉमी देखो कितनी जबरदस्त चलती है। वो क्या करता है? वो चीजें बाहर भेजता है कि तुम लोग हमारी चीजों का इस्तेमाल करो, एक्सपोर्ट बढ़ गया, है ना। लेकिन बाहर की कोई चीजों को यहां नहीं आने देगा अपने देश में। बोलेगा अपने देश में अपना ही फेसबुक बनाएंगे, अपने देश में अपना ही अमेज़न बनाएंगे, है ना। आप देखो अलीबाबा चलता है ना वहां, तो वही वाली चीज है कि वो अपनी ही चीज बनाता है क्योंकि उसको पता है उसके पास पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अपना पैसा बाहर क्यों दे, वो अंदर ही अंदर सब चीजें कर लेता है। ये उनकी बहुत बढ़िया चीज है। तो वैसे ही यहां पे भी कुछ एक सोच अच्छी थी, है ना। और स्लोगन्स यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट में दिया गया कि वंदे मातरम, है ना। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी नोवेल में लिखा हुआ है जिसका नाम है आनंद मठ। हालांकि इन्होंने तो संस्कृत भाषा में भी ये लिखा है जो वंदे मातरम है, और इसका जो है इसी वंदे मातरम को आगे चल के, है ना, 24 जनवरी 1950 के आसपास का टाइम, यानी रिपब्लिक, पहले रिपब्लिक डे से जस्ट 2-3 दिन पहले, एक तो जनगण मन को अपनाया गया था नेशनल एंथम के तौर पे, और इसको जो है नेशनल सॉन्ग के तौर पे अपना लिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। 24 जनवरी 1950 के आसपास की बात है। और अच्छा, कोई पूछ ले कि पहली बार ये नेशनल सॉन्ग है जो ये गाया कब गया था, मैं नेशनल एंथम की बात नहीं कर रहा हूं, नेशनल सॉन्ग की बात कर रहा हूं। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही एक सेशन था 1896 का, जिसके अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको पहली बार गाया था। जी हां, इसको गाया रविंद्रनाथ टैगोर ने था पहली बार। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है पेपर के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिला के अगर आप देख रहे हैं तो यहां पे अब सब कुछ अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की जा रही है। और जो अरबिंदो घोष हैं वो किस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं? बंगाल नेशनल कॉलेज के जो है इस वक्त जो है वो प्रिंसिपल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चल के कुछ चीजों की वजह से उनको वहां से रिजाइन भी देना पड़ेगा, ये भी एक माइंड में रखेंगे ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे। तो स्वदेशी को ही प्रमोट किया जा रहा है। अब रविंद्रनाथ टैगोर के ही नेफ्यू हैं, जो भतीजे हैं एक तरह से रविंद्रनाथ टैगोर के, अबिंद्रनाथ टैगोर, ये क्या करते हैं? ये भारत माता का एक पोर्ट्रे बनाते हैं। देखो, भारत माता वैसे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ एक पोर्ट्रे बनाया गया है लोगों के अंदर एक फीलिंग अराउज करने के लिए। रियलिटी में भारत माता की कोई फोटो वगैरह कुछ नहीं है ना। तो भारत माता ही क्यों, भारत पापा क्यों नहीं हो सकता, है ना। तो वही वाली चीज है कि ये सिर्फ एक लोगों की मेंटेलिटी में घुसाने के लिए, क्योंकि आप जब ऐसे बात करते हो ना रैंडम, तो लोगों के दिमाग में नहीं घुसती। तो इसीलिए इस चीजें का सहारा लिया लोगों ने उस टाइम पे। उन्होंने क्या किया? भारत माता का एक पोर्ट्रे बनाया जिसके अंदर उन्होंने इस टाइप की फोटो, जिसमें उन्होंने सैफरन क्लॉथ पहन रखे। करने को तो कोई और रंग भी कर सकते थे, है ना, लाल रंग भी कर सकते थे, लेकिन वो ब्रिटिशर्स का था, हमारा रंग भगवा था, तो उन्होंने भगवा इसको पहना दिया, है ना। इसके अलावा आप देखिए कि इनके हाथों में देखो कि पुस्तकें दे दी हैं, फिर पैडी के कुछ पौधे दे दिए हैं, माला दे दी। बेसिकली अपने ही कल्चर को इंट्रोड्यूस करने के लिए भारत माता का एक पोर्ट्रेट बनाया गया। किसने बनाया है वो आपको ध्यान रखना है, और कब बनाया है, ठीक है। तो ये सब 1905 के आसपास का टाइम जो है अभी मैं डिस्कस आपसे कर रहा हूं। फिर इसके बाद देखो, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं
उन्होंने क्या बोला लोगों को कि भैया ऐसे हमें कोई अलग कर रहा है, ये कोई वो थोड़ी है ना कि कोई भी आएगा और हमें बोल देगा कि नहीं आज से तुम अलग अलग, क्यों हम माने किसी की बात। तो इन्होंने अराउज किया लोगों को कि भैया अब जो है 16 अक्टूबर 1905 को हम क्या मनाएंगे, रक्षाबंधन मनाएंगे, ठीक है। और इसी में इन्होंने साथ में एक और चीज भी की, इन्होंने क्या कंपोज किया, अमार सोनार बांग्ला, है ना। तो इससे ही आपको पता लग रहा है कि हमारा सुनहरा बांग्ला, तो बंगाल की बात कर रहे हैं ये, यानी एक यूनिफाइड बंगाल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो बंगाल के कई टुकड़े किए जा रहे हैं यहाँ पे, जबकि पहले ऐसे नहीं था। सेम ऐसी ही चीज पंजाब के साथ आगे चल के होगी, है ना। जब डिवीजन होगा तो लेने वाले आ जाएंगे कि भैया ये तो हमारा है ना, तो शहादत तो कोई और देता है और डिवाइड करने के लिए कोई और ही आ जाता। काहे को टुकड़े कर रहे हो भाई, किससे पूछ के कर रहे हो, किसने बोला तुम टुकड़े करने को, नहीं हम तो कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, है ना। तो आप देखिए कि इसी टाइम पे अमार सोनार बांग्ला जो है 1905 में लिखा गया इन रिस्पॉन्स टू बंगाल पार्टीशन। या ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। फिर आप देखो कि अश्वनी कुमार दत्त ने जो है फाउंड किया था स्वदेशी बांधव समिति, और ये कहाँ की थी, बरसीलाल के अंदर की थी, जो कि आज की डेट में बांग्लादेश में है। 1905 की बात ये हो रही है। अच्छा, पहले बंगाल की जो राजधानी होती थी वो डेक्का होती थी, भी आप ध्यान रखना, है ना। डेक्का कहाँ पे पड़ता है, आज की डेट में जैसे ढाका हो गया, है ना, बांग्लादेश में वो पड़ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत सारे एफर्ट्स लोगों ने किए कि किसी तरीके से ये चीज़ ठीक की जा सके, लेकिन वो कैसे होगी, है ना। कुछ समय तक तो चलेगी, लेकिन उसके आगे फिर उसके भुगतान भी करने पड़ेंगे, अभी देखते जाओ आप। अब रविंद्रनाथ टैगोर की बात की है तो इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं, 1861 से 1941 के बीच का है। 1905 में इन्होंने फेमस सॉन्ग लिखा है एकला चलो रे, ठीक है। एक तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक 1905 के अंदर ही इन्होंने अमार सोनार बांग्ला जो है ये लिखा है, ये हमने बता दिया। और इसके अलावा लेटर यही जो अमार सोनार बांग्ला है नेशनल एंथम बनता है बांग्लादेश का, ठीक है भाई। एक आप देखिए कि इन्होंने दो देशों के नेशनल एंथम तो लिख दिए, और तीसरा जो है अब देखो बंगाल का हो गया, बंगाल का कह रहा हूं, बांग्लादेश का हो गया, और इंडिया का नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिख दिया। अब इसके अलावा जो श्रीलंका का नेशनल एंथम या सिलोन का नेशनल एंथम है वो भी इन्होंने ही इंस्पायर किया है उन लोगों को। तो उस तरीके से आप कह सकते हो कि एक तरह से 3 नेशनल एंथम जो है इन्होंने लिखे हैं। फिर दिस वॉज रिटन इन बंगाल्स फर्स्ट पार्टीशन, तो ये तो मैंने बता ही दिया कि बंगाल के पार्टीशन के दौरान इसको लिखा गया है, और लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे था, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। अब देखो कि टाइम जो है, हम टाइमलाइन में थोड़ा आगे चलते हैं। अब करने को तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, है ना, बीच के अंदर, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा पहले आपको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बता रहा हूँ, इनकी मेन चीज़ें, मेन उपलब्धियाँ, फिर वापस से मैं अपनी टाइमलाइन में ही घुसूंगा, ठीक है। तो अभी रविंद्रनाथ टैगोर ही चल रहा है सारा ये। तो 1911 में इनके साथ क्या हुआ, ही कंपोज्ड नेशनल एंथम जन गण मन इन बंगाली। तो इसको बंगाली में लिखा था, और पहले इसका नाम जन गण मन नहीं था, भारत भाग्य विधाता था, ठीक है। तो ये लिखा हुआ भारत भाग्य विधाता। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को, यानी कि हमारा रिपब्लिक डे से जो पहला रिपब्लिक डे था, जिसको हमने ये बोलते थे संविधान तो बन के तैयार था, लेकिन वही है कि नेहरू जी ने बोला कि नहीं 26 जनवरी को ही करेंगे, हमने अनाउंस कर रखा है 1929 में ये बात। तो इस वजह से आप देखो कि 24 जनवरी यानी जस्ट 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को जो है यहाँ पे इसको नेशनल एंथम के तौर पे घोषित कर दिया जाता है। ये माइंड में आप क्लियर रखिएगा, ठीक है। ये 1950 ऊपर वाले का ही आ गया है। फिर आप देखिए कि ये अगर कोई राग पूछ ले, कई बार ऐसा होता है कि राग भी पूछ लेता है, तो आपको रखना है शंकर भरणम जो राग है उसके अंदर ये पूरा का पूरा जनगण मन जो है लिखा गया है। और ये बहुत बढ़िया गाते भी थे रविंद्रनाथ टैगोर, तो उन्होंने ही इसको पूरा का पूरा आप समझ सकते हो। हालांकि जादूनाथ सरकार जो है उन्होंने इसका म्यूजिक दिया है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई राग का पूछ लेगा तो शंकर भरणम राग से है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन कोई पूछ लेगा, देखो बहुत बारीक बारीक सी चीजें कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, तो आप छोड़ नहीं सकते हो। तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया ही इसको बोलेंगे इंग्लिश के वर्जन में, ठीक है। फिर आप देखिए कि पहली बार ये कब गाया गया था, वैसे तो मैंने ये आईएनसी के सेशन में भी बताया था, है ना। जनगण मन जो है पहली बार जो 1911 के कांग्रेस के सेशन में गाया गया था। और किस किताब में सबसे पहली बार छपा है, तो तत्वाबोधिनी किताब जो है ना, जो कि किनसे रिलेटेड है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब से रिलेटेड है, इसमें छपा है। इसके अलावा आप देखो कि जैसे गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को बोला था प्रिंस ऑफ पैट्रियोट्स, तो ऐसे ही गुरुदेव ने यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इनको क्या बोला है, इनको बोला है देश नायक। अब ऑब्वियस सी बात है कि वहीं से ही है लगभग, है ना, तो उनको कुछ ना कुछ सम्मान तो देंगे, है ना, आपस में विचार विमर्श हो या जैसा भी हो, तो देश नायक इनको बोला गया है टैगोर साहब ने, ये आप ध्यान रखिएगा। 1913 में ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन नोबेल प्राइज। तो यहां से आपको पता लगता है कि कितने बड़े स्कॉलर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि जैसी किताबों के लिए इनको जो है इतना बड़ा उपलब्धि मिल रही है, नोबेल प्राइज मिल रहा है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है
देखो तो वहां से पता लग रहा है कि कितने महान व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन यूरोपियन है जिनको पहली बार नोबेल प्राइज मिल रहा है 1913 में, किस वर्क के लिए? गीतांजलि वर्क के लिए। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम लोगों ने तो पढ़ा भी नहीं होगा, मैंने खुद ने नहीं पढ़ रखा, लेकिन देखो कि कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां उस टाइम के लोगों के पास हैं। फिर 1915 में आप देखिए कि इन्होंने ही महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था, जिसके बदले में गांधी जी ने इनको कौन सा टाइटल दिया था? गुरुदेव का टाइटल दिया था। ठीक है, गांधी जी ने इनको गुरुदेव का टाइटल दिया था। 1915 में इनको नाइटहुड का टाइटल मिला। अब देखो कि जो नाइटहुड का टाइटल है ये किसने दिया था? ब्रिटिश किंग जॉर्ज V ने दिया था इनको। अब आप जरा ध्यान रखना कि बाद में इस टाइटल को ये छोड़ेंगे जब जलियांवाला बाग मैसेकर होगा, लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखो कि नाइटहुड का टाइटल वैसे तो क्या होता था कि एक तलवार जो होती थी यूं राजा के सामने गाड़ के, है ना, और अपने घुटनों के बल जाके जो है नाइटहुड का टाइटल लेना होता था। अब वो एक तरह से वैसे नाइट का मतलब तो यही है ना, कि जो अच्छा लड़ाका होता है, लेकिन यहाँ पे इनको जो नाइटहुड का मिल रहा है इनको लिटरेचर के लिए ही मिल रहा है, यही आप समझ सकते हैं। और ये टाइटल जब भी मिलता था आप सोचेंगे कि इससे फर्क क्या पड़ रहा है? इससे फर्क बहुत पड़ता है भाई साहब। ये टाइटल जिस भी व्यक्ति को मिलता था, जितने भी अंग्रेज सिपाही हैं, वो किसी भारतीय को सर नहीं बोलते थे। ठीक है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को वो अपने, जब तक इनकी डेथ नहीं होती तब तक हमेशा हमेशा ताउम्र जो है उनको सर बोला है उन लोगों ने। और जब ये अपना टाइटल त्यागेंगे ना जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद, तब भी उसके त्यागने के बाद भी ब्रिटिशर इनको सर बोलते रहेंगे। जी हाँ, ये इनका जो है वर्चस्व है उस टाइम का। यहां से पता लगता है कि क्या ताबड़तोड़ व्यक्ति हैं। फिर 1921 में ही एस्टेब्लिश्ड थी विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन। ये एक पॉइंट जो है अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको भी मैं अभी हल कर देता हूं। बहुत रिसर्च कर रखी है हमने अच्छे से, किताब में भी मैंने फुली रिसर्च मटेरियल ही डाल रखा है। देखो जब एस्टेब्लिश किया है इन्होंने, तो इन्होंने ध्यान देना कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं इन शांति निकेतन। तो अगर मैं ये बोलूं कि शांति निकेतन को किसने एस्टेब्लिश किया, तो बहुत सारे लोग रविंद्रनाथ टैगोर का ही नाम लेने लग जाएंगे, जो कि गलत है। तो आपको समझना है, आप देखो एक रैम जो होता है कंप्यूटर के अंदर वो क्या होती है? DDR3 रैम होती है ना। तो वैसे ही आप समझो कि DDR3 में पहले हैं द्वारकानाथ, फिर दूसरे हैं देवेंद्रनाथ, और उसके बाद जो आता है रविंद्रनाथ, DDR, है ना। तो 3 लोग हैं, तो DDR3 मैंने ऐसे बोल दिया, रैम से याद रहेगा आपको। ठीक है, कौन सी चीज़ से DDR3 रैम होती है उससे आपको याद रहेगा। ठीक है, DDR3 रैम। अब देखो कि कमाल की चीज़ ये है कि जो शांति निकेतन को सबसे पहले फाउंड किया है, जिसने नींव पत्थर रखा है, वो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, है ना। इनके फादर जो देवेंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने रखा है ये नींव पत्थर 1863 में। बाद में इसको एक्सपेंड करने का काम रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। अगर पेपर में दोनों का नाम हो तो आप बोलेंगे कि भैया अगर उसने पूछे फाउंड किसने किया है, तो शांति निकेतन की मैं बात कर रहा हूं, तो शांति निकेतन जो है आपका देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही फाउंड किया है। सबसे पहली चीज तो ये। बाद में जब इसको एक्सपेंड करने की बात होती है तो रविंद्रनाथ टैगोर एक स्कूल की स्थापना यहां पे करते हैं। शांति निकेतन एक बहुत बड़ी जगह है, आप ये समझ लीजिए। तो 1901 में यहां पर स्कूल का निर्माण जो करवा रहे हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर करवा रहे हैं। पहली चीज ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बता रहा हूं आप। दूसरी कि यहां पे ही एक यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया जाता है जिसको आप बोलते हो विश्व भारती कॉलेज। पहले तो वो कॉलेज ही था 1921 में, बाद में उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया? 1951 में जाके। ठीक है, यानी कि जब भारत आजाद हो चुका है, तो 1950 में आपका देखिए रिपब्लिक डे आप मना चुके हो, 1951 में जाके यहाँ पे इसको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया हमारी पार्लियामेंट ने। तो आप समझिए कि पहले विश्व भारती कॉलेज था 1921 में, बाद में उसको जो है ये दर्जा दिया गया। ये माइंड में क्लियर रखने, नहीं तो आप सारा का सारा गुड़ गोबर करके आ जाओगे, उत्तर आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये इतनी डिटेल में कोई बताता नहीं है, लोग केवल और केवल जहां तुम्हें दिखे शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर मार्क करके निकल जाओ, इस तरीके से बता देते हैं। बहुत सारी किताबें भी यही करती हैं, जो कि अपने आप में स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, नाइंसाफी है। इस तरीके से किसी को भी नहीं करना चाहिए, है ना। नहीं पता तो मत बोलो फिर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, कल हॉलीडे था, बिल्कुल बिल्कुल कल हॉलीडे था। मैं बहुत थक गया था और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, अभी भी मैं गोलियां खा के लगा हुआ हूँ, है ना। और कल भी हॉलीडे रहेगी वैसे मैं मंडे ट्यूसडे हॉलीडे रखता हूँ, लेकिन एक मैंने कल ले ली, अब मैं कल लूँगा, ऐसे समझ लीजिए। फिर जो है इस हफ्ते में ये सारा का सारा मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट ही कर देंगे। चलो अब आप देखिए कि 1906 में क्या हो रहा है। 1906 में आप देखो कि जैसे कि मैंने आपको बताया, अब आपको समझना है कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू भी, कि कांग्रेस जो है ये क्या कर रही है वहां पे। अगर अभी तक मैंने देखा तो सारा कुछ गरम दल ही कर रहा है ना। सब जो गरम दल के लीडर हैं, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, ये सब हट्टे कट्टे इंसान लगे पड़े हैं जोश के साथ, जोशीले लोग हैं ना, कि भैया अंग्रेजों की ऐसी की तैसी फेरनी है, स्वराज लेके आना है ना। तो लेकिन यहां पे कांग्रेस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कांग्रेस क्या कर रही है भाई साहब? प्लीडिंग में लगी हुई है। उन्होंने तो जो कांग्रेस बनाई है वही अंग्रेजों के थ्रू बनवाई है, तो अब उनके सामने दंगा फसाद करें कैसे, है ना। तो ये भी तो गड़बड़ हो रही है। लेकिन हाँ, अब यहां पे
मेन इन्होंने काम क्या किया, प्लीडिंग का किया। इन्होंने कुछ ट्रिपल पी का इस्तेमाल करते थे, प्लेज लेना, प्लीड करना, पता नहीं क्या क्या कर, प्रेयर करना, पता नहीं क्या क्या करते थे, ठीक है। तो वो अलग ही लेवल की चीज़ें, बड़ी अजीब सी लगती हैं। आप एनसीईआरटी खोल के देखना, आपको वहाँ भी ये सब चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी कि सर प्लीज़ इस काम को कर दीजिए, है ना, अरे सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, है बच्चे ही तो हैं, अरे सर प्लीज़ ऐसा मत करो। अब इसमें प्लीजिंग में जब आप जाते हो या प्रेयर करते हो किसी को, सामने वाले की मर्जी है भाई कि वो करे या ना करे, लेकिन एक होता अथॉरिटिव होके बोलना। ये लोग अथॉरिटिव कभी भी नहीं रहे, थोड़े दब्बू किस्म के लोग थे, जिसकी वजह से आप समझना कि इनके साथ हमेशा लाल बाल पाल का टकराव ही रहेगा। अंत तक हम देखेंगे कि मनभेद तो नहीं है, लेकिन मतभेद हमेशा ही रहेंगे ही रहेंगे। और ये जानुन भी है ना, लाल बाल पाल को फिर वो ये हरकतें टुच्चू लग रही हैं और इनको नहीं ठीक लग रही हैं, तो ये कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, ऐसी चीजें वही समझ लीजिए। अब देखो कि एग्रेसिव नेशनलिस्ट जितने भी थे लाल बाल पाल, उन्होंने दादा भाई नौरोजी को फोर्स कर दिया। यहाँ बोलते कि भाई साहब आप देखो, उधर बंगाल के पार्टीशन टुकड़े करके रख दिए इन लोगों ने, ये क्या कर रहे हैं, और आप लोग हो, आप कुछ बोल के भी राजी नहीं हो, आप जब देखो प्रेयर करने के लिए चले जाते हो, है ना, इतनी शक्ति हमें देना जाता, अगर इस तरीके से करते रहोगे तो फिर कुछ ना हो पाएगा, आपको बोलना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे जब इनको बहुत ज्यादा फोर्स किया गया, तो इन्होंने स्वराज की डिमांड उठाई और स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया यहाँ, ठीक है। तो ये मैंने कांग्रेस के सेशंस में भी बताया था, लेकिन अब टाइमलाइन में आपको चीजें समझ आ रही होंगी कि चीजों का कंटेक्स्ट क्या है, क्योंकि वहां पे मैं अलग कॉन्टेक्स्ट से पढ़ा रहा था, यहां अलग कॉन्टेक्स्ट से पढ़ा रहा हूं। तो ये पूरी टाइमलाइन में यही फायदा रहता है कि आपको इजीली समझ में आ जाता है। अब ये हो गया। इसके बाद आप देखिए कि 1906 में क्या होता है, एक और बड़ा इवेंट होता है, इसी ड्यूरेशन में मुस्लिम लीग भी बन जाती है। अच्छा, इसको कौन बना रहा है, आप देखिए कि सलीमुल्ला खान और हकीम अजमल जैसे लोग, ये मेन मैं बता रहा हूं अभी, है ना, हकीम अजमल जैसे लोग जो है इसको बना रहे हैं। कुछ लोग अब क्या बोलेंगे कि फाउंडर तो भाई साहब मोहम्मद अली जिन्ना को हम बोलते हैं, तो ये आप क्या लिख रहे हो। तो भाई मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसके रियल फाउंडर है, नॉट फाउंडर। फाउंड मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया, इस ड्यूरेशन तक तो उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया था इसको। सोचो, पहले तो वो जीके गोखले के अंडर ही रहे हैं, जीके गोखले ही उनके पॉलिटिकल गुरु रहे हैं, यानी कांग्रेस के ही सदस्य रहे हैं एक तरह से वो। तो उन्होंने तो मुस्लिम लीग को अभी सपोर्ट भी नहीं किया, कुछ किया भी नहीं है। बाद में चल के वो मुस्लिम लीग में आते हैं और फिर उनके आने के बाद ही मुस्लिम लीग अपनी ऊंचाइयों को छूती है, इसलिए उनको रियल फाउंडर बोल दिया जाता है, ठीक है भाई। इसके बाद आपका आता है 1906 में एक और इंसिडेंट। ये है व्यक्ति, तो ये इनका नाम भैया अपने हम में क्या जबरदस्त नाम है, जतिन बाघा, है ना। ज्यादा कहानी में तो मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन असली नाम जतेंद्र नाथ मुखर्जी या फिर जतिन है इनका। इन्होंने रॉयल बंगाल टाइगर को हरा दिया था, जिसकी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, जतिन बाघा नाम पड़ गया था। अब यहां पे देखो कि इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से बदला लेने के लिए, देखो दो तरह के ही लोग हुए हैं, एक हुए हैं जो हथियारों की भाषा समझते थे और दूसरे हुए हैं कि जो प्रेयर्स या फिर आंदोलनों की भाषा समझते थे। तो ये प्रेयर और आंदोलन दोनों वाले ही नहीं थे, है ना। ये लाल बाल पाल से भी एक कदम ऊपर थे। ये क्या बोलते कि भैया हम अब मुकाबला अंग्रेजों का ना बातों से नहीं करेंगे, ना आंदोलनों से करेंगे, हम इनके घर में घुस के इनको बंदूक से मारेंगे। अब उसके लिए चाहिए हमें असला बारूद। तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, बॉम्ब की फैक्ट्री बना रहे हैं भाई साहब देवगढ़ के अंदर, और वहीं पे जो बरिंदर है वो कहां पे बना रहे हैं, मनिकताल में बना रहे हैं, कलकत्ता के अंदर। कुल मिला के अब जब ये सब कांड हो रहा है और इसकी खबर अंग्रेजों को लगती है, तो वहां पुलिस मुकाबला होता है जिसमें इनकी डेथ हो जाती है। तो ये अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, यहां से आपको पता लग रहा है, ठीक है। ये अर्ली, आप समझ लो कि 1905 के बाद के अर्ली रेवोल्यूशनरिस्ट हैं जो अपना शहादत दे रहे हैं इस देश के लिए, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद देखो 1907 का टाइम आता है। जैसा कि मैंने बोला कि गरम दल और नरम दल, है ना, कांग्रेस में और लाल बाल पाल में सीधा सी बात है कि नहीं बन पा रही है यहां पे। और अब यहां कहीं ना कहीं ये था कि जब हर साल पहले तो लगभग आप देखो कि ये कांग्रेस का ही पार्ट बन के बैठे हुए सब लोग, है ना, कि चलो ठीक है हम सब एक ही हैं। तो हर साल क्या हो रहा था, एक नया प्रेसिडेंट चुना जा रहा था कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस ने बोला था हम सबको सम्मिलित करते हैं। आप देखिए विमेन को भी सम्मिलित करने का वादा है यहाँ पे, हिंदू मुसलमान पारसी सिख ईसाई सबको इंक्लूड कर रहे हैं कांग्रेस। आप देखिए कांग्रेस तो किसी को एक्सक्लूड नहीं करती है। तो अब यहां पे आप देखिए कि जब बारी आई इलेक्शंस की, तो लाल बाल पाल का भैया उस टाइम पे नाम बहुत तगड़ा, है ना। लाल और बाल का तो भैया पूछिए मत, है ना। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय का तो नाम ही नेक्स्ट लेवल का चल रहा था उस टाइम पे। अब यहां पे क्या होता है कि इन्होंने सोचा कि इस बार
बार बार यही क्यों खड़े हो रहे हैं जो बार बार इतनी शक्ति हमें देना दाता करते रहते हैं? इस बार हम भी खड़े होते हैं इसके अंदर, इलेक्शन के अंदर। तो इन लोगों ने प्लान बनाया, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक ने, कि ऐसा करते हैं हम दोनों में से कोई खड़ा होता है तब बात बनेगी। तो बाल गंगाधर तिलक साहब बोलते हैं कि ठीक है चलो मैं खड़ा हूंगा इस बार। तो वो सब मान जाते हैं कि ठीक है यार आप खड़े होइए, इस बार हमारा प्रेसिडेंट बनेगा, हम कुछ बढ़िया करेंगे। ये लोग थोड़ा ढीले ढाले हैं, उतना अच्छा कर नहीं रहे हैं। लेकिन अब देखो कि खेल यहाँ पे क्या चल रहा है, अंदर की पॉलिटिक्स अलग ही चल रही है। ब्रिटिशर तो अलग बात होगी, वो तो बाहर के हैं, उनके साथ तो लड़ना एक अलग चीज है। यहाँ पे पहले अपने घर वालों के साथ लड़ना पड़ रहा है, ऐसा चल रहा है यहाँ हाल। आप देखो, चाहते तो सब विचार विमर्श करके, इतने दिनों से तुम्हारा आईएनसी का ही लीडर बन रहे हैं ना, तो इनको बना दो एक बारी, ऐसी भी क्या बड़ी बात है, आपने पहले भी तो बनाया ही है ना। मुस्लिम को भी बना रहे हो, पारसी को भी बना रहे हो, हिंदू को भी बना रहे हो, तो इनको भी बना दो एक बार, क्या बड़ी चीज है, क्यों नहीं बना रहे हैं ना। तो अब आपको बड़ी फनी चीज ये लग रही है ना। आप देखो कि होता क्या है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ये सब चीजें हो रही हैं। ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती 1907 के अंदर एक सेशन हो रहा है ना। बेसिकली आप देखो ये जो सेशन है ना, ये आप देखो कि एक प्रेसिडेंसी हो गई, जैसे मैं यहां बताता हूं बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इधर आप मान लो थोड़ा सा नागपुर प्रेसिडेंसी, ठीक है। अब आप देखो कि जीके गोखले ने क्या किया, जो वेन्यू था ना उसको चेंज करके सूरत कर दिया है ना। आप देखना कि जीके गोखले चेंज द वेन्यू टू सूरत, फियरिंग दैट इन दी नागपुर बीजी तिलक वुड विन। अब सोचो कि जो नागपुर है एक तरह से, जो बीजी तिलक है ना, बीजी तिलक की होम प्रेसिडेंसी आप समझ लीजिए, सॉरी, नागपुर को एक तरह से बीजी तिलक की होम प्रेसिडेंसी समझ लीजिए। अब जो चीज पहले आप देखो कि नागपुर में होनी थी, जो सेशन नागपुर में होना था, अब उसको चेंज करके कहां पे कर दिया गया है, उसको चेंज करके बॉम्बे में, बॉम्बे वाली प्रेसिडेंसी में, सूरत में कर दिया गया। पहले गुजरात और सूरत ये सब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ही आता था। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा करने के पीछे कारण क्या था, और कर कौन रहा है, जीके गोखले कर रहे हैं ना, जो गांधी जी के ही पॉलिटिकल गुरु है, मोहम्मद अली जिन्ना के पॉलिटिकल गुरु है, और जहां पे आईएनसी के अंदर अभी खास ओहदे पे बैठे हुए हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, आप समझना। एक्चुअली में नागपुर के अंदर जो है बाल गंगाधर तिलक की पॉपुलैरिटी एकदम पीक लेवल पे, वहां पे भैया लोग बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि नहीं नहीं यहां नहीं करवाएंगे इलेक्शंस, यहां पे तो ये जीत जाएंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगी भैया, ये इस बार खड़े हो गए हैं, ये तो बहुत पंगे वाली बात है। तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने दिमाग लगा के बोल दिया कि नहीं नहीं यहां नहीं करते हम इलेक्शन, तो हम यहां कराएंगे भाई साहब, है ना। तो यहां देखिए कि एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। ये एक्चुअली बीजी तिलक की ये होम प्रेसिडेंसी नहीं, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, नागपुर में उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा थी। होम प्रेसिडेंसी तो यही होगी ना, इधर बॉम्बे प्रेसिडेंसी होगी ना उनकी होम प्रेसिडेंसी, तो क्योंकि वो इस तरफ के ये महाराष्ट्र गया ना, तो नागपुर में उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, सॉरी, है ना, थोड़ा सा मेरे से कंफ्यूजिंग होगी। तो नागपुर में उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, इस वजह से जो है उनको वहां ना खड़े हो पाए या फिर वहां से जीत ना पाए, इसलिए जो है यहां पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सारे का सारा कर दिया सूरत के अंदर। अब आप देखो कि यहां पे फिर भी क्या होता है, इलेक्शन होते हैं और फिर भी बाल गंगाधर तिलक को सबसे ज्यादा वोट पड़ जाते हैं। ये और फनी बात होगी, है ना। लेकिन आपको क्या लगता है कि जीके गोखले साहब को क्यों बोलते हैं सबके पॉलिटिकल गुरु, है ना। वो दिमाग में अलग ही खेल पकाए हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि अच्छा बाल साहब अगर तुम जीत भी जाओगे तो तब भी मैं बनने नहीं दूंगा तुम्हें। अब आप सोचेंगे कि क्यों नहीं बनने देंगे, एक्चुअली में ये क्या थी, उनकी होम प्रेसिडेंसी थी, और ये कांग्रेस का रूल रहा है कि आप अपनी होम प्रेसिडेंसी से कभी भी जो है प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, यानी कि आप जहां के हैं वहां से आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते अगर वहीं का सेशन है तो, ठीक है। और ये सेशन इन्होंने भैया सूरत में ही रखवा दिया, और इसीलिए इसको सूरत स्प्लिट भी बोला गया है ना, बाद में चल के सूरत में रखवाया गया। पहले तो नागपुर में होना था, अगर नागपुर में हो जाता बाल गंगाधर तिलक बन जाते कोई दिक्कत ही नहीं आती, लेकिन दिक्कत होती गोखले साहब को। लेकिन यहां पे क्या हुआ, नहीं नहीं उठा के सूरत में रख दिया गया सेशन। अब यहां के ही गोखले, यहां के ही आपके बाल गंगाधर तिलक साहब हैं, और यहां पे जीत गए भैया वो अच्छे खासे मार्जिन से। लेकिन उसके बाद कांग्रेस वालों ने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं इनको तो नहीं बनने देंगे, ये तो होम प्रेसिडेंसी है, ये कैसे बन सकते हैं। अब आप मेरे को बताओ, जो जीता हुआ व्यक्ति है क्या उसके पास अधिकार नहीं है। वो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई मेरी होम प्रेसिडेंसी है, मैं ऐसा करता हूं लाला लाजपत राय को बना देता हूं, उठा के लो कर लो, तुम्हें छोले ले लो जो लेने हैं। लेकिन ये भाई साहब रेडी नहीं हुए, बोलते ना ना लाला लाजपत राय को ऐसे कैसे बना दोगे, तुम नहीं बन सकते बस, है ना, और साथ में इनको भी नहीं बनने देंगे। तो ये अलग खेल चल पड़ा। हाँ हाँ धन्यवाद भाई धन्यवाद, है ना, ये अलग खेल चल पड़ा। क्या बोल रहे हैं, हाँ हाँ गांधी, वो सारे मैं पीडीएफ में डलवा दूंगा, डोंट वरी, पीडीएफ में डलवा दूंगा। तो ये अलग खेल चल पड़ा यहाँ पे। अब
यहां सोचो इन लोगों को कितना चीटेड फील हो रहा है भाई साहब। एक तो हमें इलेक्शन में बुलवा रहे हैं, ऊपर से कॉन्टेस्ट भी करवा रहे हैं। तो पहले ही बता देते कि भैया जब नहीं बनाना तो हमसे लड़वा ही क्यों रहे हैं इलेक्शन। पहले ही बता दो भाई साहब कि तुम नहीं हो इस चीज का पार्ट, हटा ही दो हमें साइड से। काहे को हमसे इतना एफर्ट करवा रहे हो, इतनी मेहनत करवा रहे हो भाई साहब। है बाबू भैया हम अपना कर लेते हैं जैसे कर रहे हैं पहले से। लेकिन यहां पे इतना कलेश किया और इसके बाद किसको बना रहे हैं, राश बिहारी को साहब को बोल रहे हैं कि भैया उनको हम बनाएंगे। अब उनके चक्कर में पूरा का पूरा इन्होंने ऐसा पूरा ऊपर से नीचे तक आप देखिए कि सारा हिला के रख दिया। एक्सट्रीमिस्ट में सब कौन थे, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष मेन है। और मॉडरेट्स में आप नरम दल में देखेंगे तो मेनली जो है जीके गोखले साहब यहाँ पे लीड किए हुए हैं। तो कुल मिला के आप देखिए कि दोनों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। अब यहाँ पे अंडे टमाटर चप्पल, ये रहा वो ऐतिहासिक पूरे का पूरा फोटो। ये आप बहुत वायरल फोटो है, ये आपने देखा भी होगा है ना। तो ये आप देख सकते हैं पूरे का पूरा है ना। तो यहाँ पे जो है एकदम ये तिलक साहब है ना, तो आप देखिए कि सब आग बबूला हो रखे हैं। अब आप देखो उधर तो लाला लाजपत राय के साथ पंजाब वाले आ रखे हैं, इधर मराठी लौंडे है ना। सब मिलके जो है इन्होंने सोच लिया कि भैया अब ना ये मानेंगे कांग्रेस वाले, इतना समझा लिया। अभी भी बोल रहे कि राश बिहारी को बनाना है, जब हमने बोल दिया हम जीते हम बनाएंगे है ना। तो सब अपने लंबे लंबे लठ निकाल लेते हैं। और वो लठ के साथ मैं सच बता रहा हूं यही हुआ वहां पे है ना। तो उनकी अच्छे से सुताई करते हैं भाई साहब, दे लठ पे लठ, जहां चप्पल चल रही जहां टमाटर चल रहे। अब वो तो तेज तो बन रहे हैं वो भाई साहब, पर पावर नहीं है ना उतनी हाथ में। तो जहां जहां लाल पड़ सकता था लाल पड़ गया, जहां जहां नीला पड़ सकता था नीला पड़ गया। कुल मिला के भाई साहब सब रात को सेक ही रहे थे अपनी है ना। तो ये वाला हाल इनका कर दिया। और यहां से देखिए कि सूरत स्प्लिट होता है। इन्होंने बोला भैया गरम दल वालों ने कि जब तुम हमें अपने साथ मिलाना ही नहीं चाहते हो तो सीधा बोलो ना हम अलग होते हैं और तुम अलग हो, तुम करो अपने काम हम अपना काम करते हैं। ये जो है सबसे बड़ा डिवीजन हमें देखने को मिला कांग्रेस के अंदर कुछ लोगों की वजह से। तो ये बहुत वियर्ड सिचुएशन भी है कि ये आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। कहां अंग्रेजों के साथ लड़ना है, इनकी आपस में सहमति नहीं हो पा रही है। और यही दिक्कत है कांग्रेस की पार्टी के अंदर कि बस वो पॉलिटिकली देखते हैं कि कौन जो है उनके लिए सुटेबल है, केवल उसी को ही ऊपर जाने देंगे, दूसरे को नहीं है ना। तो वो एक बड़ी दिक्कत वाली बात है उस चीज के अंदर। तो कुल मिला के यहां पे आप देखिए वाइसरॉय को पूछ ले इस टाइम का तो मिंटो है, लॉर्ड मिंटो है। तो यहां से जो है दोनों के रास्ते अलग होते हैं, गरम दल अलग नरम दल अलग हो जाता है। और इसी से ही आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस वीक भी हो जाती है। ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। क्यों हो जाती है वीक, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग भी बन चुकी है, बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग में भी जा चुके हैं। अब अपने ही भाइयों को भी ये अलग कर चुके हैं, ये अलग ही खुद ही करना चाहते हैं सब कुछ। ले लो अब कर लो जो करना है, खुद कर लो बैठ के है ना, जो तुमसे हो पाए कर लो। अब यहां पे देखिए कि 1908 का टाइम मैं बताता हूं कहते दे दनादन मारपीट हुई है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो 1908 का टाइम देखिए। अब जो है मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड होता है। देखो इस बॉम्ब कांड का जो बाद में मास्टरमाइंड अंग्रेजों ने घोषित किया, ऐसा उनका नाम आता है अरविंदो घोष का इसमें, ठीक है। आप देखिए कि अगर हम खुदीराम बोस की बात करते हैं तो ये एक बहुत उनके सामने तो बहुत छोटी पर्सनैलिटी हो जाएगी है ना, क्योंकि बेसिकली तो लाल बाल पाल और घोष ही सब कुछ कर रहे हैं। तो उनको आप एक तरह से मेजर लीडर के रूप में जानते हैं और बाकी सब उनके अंडर ही उनकी गाइडेंस में काम कर रहे हैं। तो उनको एक तरह से अब इस चीज के लिए अपराधी घोषित किया गया था कि उनकी वजह से ऐसा कांड हुआ है। अब यहां पर क्या होता है, खुदीराम बोस जो कि कहां से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, और इनके साथ थे प्रफुल्ला चक्की, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि जो यहाँ का मजिस्ट्रेट था ना डीएच किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट था, इसको बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की। आप सोचेंगे कि ऐसा भी क्या हो गया है ना। आप देखो कि ये जब इनका असैसिनेशन हुआ है, खुदीराम बोस जो है यंगेस्ट पर्सन है, यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी है। जब इनको जो है फांसी की सजा दी गई, 18 साल के थे केवल। कितने साल के थे, 18 साल के भाई साहब। तो वहीं से आप देखिए कि 18 साल के लौंडों को पैंट गीली हो जाए तो पोंछनी ना आती, और यहाँ पे लोग फांसी के फंदे पे झूल रहे हैं। तो वहां से पता लगता है कि कितने ज्यादा दमदार लोग रहे होंगे उस टाइम पे है ना, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना जी जान दे दिया। और आज के नेताओं को देख लो, भारत को लूट लूट के खा गए, पता ही नहीं लगता कि पैसा आता कहाँ है और जाता कहाँ है ना। और जनता का खून चूसने में लगे रहते हैं, बुरे हाल भारत के करके रख देते हैं। तो जबकि आप देखिए कि इन लोगों ने कितनी शहादतें दी, अपने खून से सींचा है भारत माता को। और ये देखिए कि आज के लोगों का हाल देखिए कि ये तो मौज लूट रहे हैं भाई साहब। आप देखो हर नेता के बड़े बड़े बंगले, शाही घराने, अपने अपने हेलीकॉप्टर, अपने अपने याट्स, पता नहीं क्या क्या चल रहा है भाई। स्विस बैंक में सबके खाते अलग लेवल के चल रहा है। और अगर सोचो कि इन लोगों को ये कहीं वापस आ जाए है ना, कोई ऐसा रास्ता होता कि वहां उस पार जाने के बाद ये वापस आ जाते, तो जूते निकाल निकाल के मारते हैं इनको कि तुम्हारे लिए हम ये सब करके गए हैं है ना। सीरियसली वियर्ड सिचुएशन देखिए आप कितनी है। तो ये देखो कि ये जो है इन्होंने कोशिश की उस व्यक्ति को उड़ाने की। क्यों, उसका कारण ये था कि ये जो मजिस्ट्रेट था ना, इसने भारतीय लोगों की नाक में दम कर रखा था। ये बार बार भारतीयों के ऊपर ऐसे ऐसे केस बना
के रखता था ये मजिस्ट्रेट कि भाई साहब उनको कुछ भी नहीं करने दे रहा था। बेसिकली सीधी बात ये है कि फर्जी केस बनाने वो भी बना दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इनको सजा मैं सुनाऊंगा। ये सब भारतीय को सजा सुनाने में लगा हुआ था। अब इसको रोकना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, है ना। ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने आप में बना हुआ है। इसकी हीरोपंती निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, तेरे को कल देख लेंगे, कल आ तू रास्ते में, तेरे को बम से उड़ाऊंगा मैं। अब होता क्या है, बाई चांस उस दिन ये भड़वा कहीं का आता ही नहीं है, ये क्या करता है, 2 औरतों को भेज देता उसकी गाड़ी में। अब वो होता तो देखिए कि उनका तो निशाना कोई और है, लेकिन 2 ब्रिटिश वुमेन और उनका बच्चा जो है इस गाड़ी में जा रहे होते हैं और ये बम से उस गाड़ी को उड़ा देते हैं। अब देखिए कि चाहे वो किंग्सफोर्ड को उठाएं, है ना, चाहे वो 2 औरतों को मारे, जो कि अपने आप में एक अच्छी चीज नहीं थी, है ना, इनोसेंट पीपल मारे गए, वो आप समझ सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। अब देखो कि यही चीज है ना, आटे के साथ घुन भी पिस जाता वाली बात है। तो उनका निशाना कोई और था, फंस कोई और गया, ये आप समझ लीजिए। तो कुल मिला के आप देखिए कि इनके ऊपर जो है मुकदमे चलाए गए, इनको पकड़ा गया। जो प्रफुल्ल चक्की थे उन्होंने तो इमीडिएट अपने आप को खत्म कर लिया, है ना, वो उनके हाथ ही नहीं आए अंग्रेजों के, लेकिन ये जो है ये पकड़े जाते हैं और इनको फिर जो है फांसी की सजा सुनाई जाती है। इसीलिए मैंने बोला यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी 18 साल की उम्र में ही फांसी की सजा इनको हुई है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा हूं। तो ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट हादसा है जिसको आप ध्यान में रखेंगे, अगर कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं पूरे का पूरा। उसके बाद आप देखिए कि इसी ड्यूरेशन में ये देखो, ये देख रहे हैं आप कि खुदीराम बोस को पकड़ा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए कि यहां पे कॉन्स्पिरेसी का इनके ऊपर केस चलाया जा रहा है, एम्परर वर्सेस औरोबिंदो घोष एंड अदर्स। मैंने क्या बोला आपको कि जो मेजर लीडर हैं यहां पे, जिनके छाया में ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा बोला गया कि भैया ये औरोबिंदो घोष हैं। और क्योंकि इनके ऊपर ये केस चला दिया गया, है ना, अलग अलग तफ्तीशें होनी शुरू हो गई। और ये जो है ये कहाँ के प्रिंसिपल भी थे उस टाइम पे, बंगाल वाले कॉलेज के जो है ये प्रिंसिपल भी थे, बंगाल नेशनल कॉलेज के। तो कॉलेज के जो बाकी के लोग हैं उन्होंने इनको रिक्वेस्ट की कि भाई साहब आप ऐसा करो, रिजाइन दे दो यहाँ से। आपके चक्कर में क्या होगा कि रोज यहाँ पे पुलिस आके बाकी सबको भी तंग करती रहेगी, बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी, कॉलेज के बंद होने के टाइम आ जाएगा, कहीं तो हम अपने स्वदेशी चीज को प्रमोट कर रहे हैं ना, तो आप जो है आपका इस टाइम पे रिजाइन करना सही है। तो इन्होंने जो है फिर कॉलेज से रिजाइन कर दिया था, क्योंकि ये पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे, तो इस वजह से इनको वहां से रिजाइन करना पड़ा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा जो है अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी का केस है इनका जो है ना। तो ऐसा ही बोला जाता है कि ये जो मुजफ्फरपुर और अलीपुर वाला है वो इन्हीं की गाइडेंस में हुआ है, ये आप समझ सकते हैं। तो इस वजह से जो है इनको, अगर इनका नाम आएगा तो अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड फेमस एक्यूज्ड वर औरोबिंदो घोष एंड हिज ब्रदर बरीन घोष, कन्हैयालाल दत्ता और 37 अदर बंगाली नेशनलिस्ट थे जो अनुशीलन समिति के थे, जिनको जो है ऐसा बोला गया कि ये सब लोग जो हैं अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में मिले हुए थे। चलिए, अब जो टाइम आया है 1909 का टाइम आया है। ठीक है, 1908 का टाइम हमने देख लिया। इससे पहले जो हमने टाइमलाइन में देखा था वो रविंद्रनाथ टैगोर का देखा था। फिर मैंने बोला था कि उसके बाद मैं वापस से मेन टाइमलाइन में आऊंगा, तो ये मेन टाइमलाइन है, क्योंकि मेजर तो आपने बंगाल पार्टीशन ही अभी तक देखा था 1905 का। फिर 1906 में जो है मुस्लिम लीग बनी, 1907 में आपने सूरत स्प्लिट देख लिया, 1908 में अलीपुर और मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी देख ली। अब 1909 पे हम पहुंचे हैं। तो 1909 में जो आता है मेजर वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, या फिर इसी को ही मोरले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। अब ये लोग देखिए कितने शातिर लोग हैं, ये अंग्रेज लोग। ये यहां से क्या करना चाह रहे हैं, ये एक अगेन जो है कम्युनलिज्म का सहारा लेना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान का सहारा लेना चाह रहे हैं। इन्होंने बोला कि हम जो है यहाँ पे कम्युनल इलेक्शन करवाएंगे भाई साहब, है ना। तो भारतीय लोगों को इलेक्शन का परमिशन तो है यहाँ, लेकिन उनसे क्या करवाया जा रहा है, कम्युनल इलेक्शन। तो कम्युनल इलेक्शन अगर होंगे भाई साहब, तो सोचो कि कितनी डिवीजन हो जाएगी देश में, है ना। लोगों के माइंड में आ जाएगा कि अच्छा ये तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा मुस्लिम ही रहते हैं, या तो सबसे ज्यादा हिंदू ही रहते हैं, तो हिंदू वाला ही व्यक्ति बने, मुसलमान बोल रहे मेरा ही व्यक्ति बने, दलित बोल रहे मेरा ही बने, सिख बोलेगा मेरा ही बने। तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना, देश के अंदर। ये एक बंटवारे वाली भावना जो है अंग्रेजों ने जानबूझ के यहां पे क्रिएट करने की कोशिश की, अपना राजपाट अच्छे से चलाने के लिए। और यही चीज को आगे चल के हम देखेंगे तो गांधी जी इसका बहुत स्ट्रांगली विरोध करेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि गांधी को अगर आप विलेन बोलते तो कहीं ना कहीं वो हीरो भी निकल के आएंगे, क्योंकि वो कम्युनलिज्म नहीं होने देंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज गांधी ने की, जिसके लिए उनको आपको क्रेडिट देना ही पड़ेगा, अब चाहे कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए कि जो मैंने बोला मोरले मिंटो रिफॉर्म, तो ये मोरले और मिंटो 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। यहां पे मोरले जो है वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मिंटो जो है वो है वाइसरॉय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है इस चीज का। ठीक है दोस्तों, हाँ सब डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इसके अलावा आप देखिए कि लॉर्ड मिंटो ने जो है प्रपोज किया था सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स। ये मैं वही आपको बता रहा हूँ, कम्युनलिज्म को बढ़ावा था। ये बोल रहे हैं कि भाई साहब अगर यहाँ पे सपोज करो कि मुस्लिम्स की आबादी बहुत ज़्यादा है, सपोज करो बहुत सारे, है ना, लेकिन कुछ हिंदू भी हैं यहाँ पे। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ से जो खड़ा होगा
व्यक्ति, वो केवल मुसलमान ही खड़ा हो सकता है, हिंदू को खड़ा नहीं होने देंगे, लेकिन हिंदू वोट कर सकता है इस मुसलमान को, ठीक है। अगर दो कैंडिडेट खड़े होंगे तो वो मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे, हिंदू कैंडिडेट को अलाउड नहीं है यहाँ पे खड़ा होना, ठीक है दोस्तों। तो ये एक कम्युनलिज्म को बढ़ावा था, ये तो गड़बड़ है, क्यों नहीं हो सकता यहाँ से हिंदू खड़ा, जब हम बोलते हैं कि पूरा देश ही एक है। तो ये एक दिक्कत हमें देखने को मिली है। मुझे एक सेकंड दीजिए, बस एक सेकंड। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, कुछ इमरजेंसी थी इसलिए मैं गया था, ठीक है। चलिए, अब आप देखिए कि यहाँ पे ये सेपरेट इलेक्टोरेट का मैंने समझा दिया कि मुस्लिम मेंबर ही खड़े हो पाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहीं पे ही, 1909 के आसपास की ही टाइम है कि जब यहाँ पे पहली बार किसी भारतीय को जो है वाइसरॉय की काउंसिल में अलाउ किया गया था, है ना। जैसे ये लोग क्या करते थे, एक पूरी काउंसिल बना के रखते थे, जैसे ये वाइसरॉय है तो ये वाइसरॉय की काउंसिल में बहुत सारे बंदे होंगे, बेसिकली समथिंग लाइक कि आज की डेट में जैसे एक पीएम हो गया, पीएम की एक कैबिनेट होगी, है ना। तो एक तरह से कैबिनेट मिनिस्टर पीएम की हेल्प कर रहे हैं पूरे का पूरा, वैसे से ही कुछ समझ लीजिए स्ट्रक्चर आप, कि ये वाइसरॉय है और वाइसरॉय यहाँ का हेड हो गया और ये सारे के सारे जो हैं इसके मेंबर्स हो गए वाइसरॉय की कमेटी के। तो इनको पहली बार ऐसा हुआ था कि एक भारतीय को वाइसरॉय की कमेटी का जो है मेंबर बनाया गया था, इनका नाम था एसपी सिन्हा, ठीक है। और वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 1909 में ये बनते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, और 1915 में इनको भी जो है नाइटहुड से नवाजा जाता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलो, ये मैक्सिमम तो मैंने बता ही दिया आप लोग को। चलिए, अब 1911 का टाइम आता है। देखिए, अब देखो कि बंगाल का पार्टीशन हुआ, पूरे देश में स्वदेशी मूवमेंट फैली, बॉयकॉट हुआ इतने सारे, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा विरोध हुआ ब्रिटिशर्स का, है ना, ऊपर से आप कम्युनलिज्म करके बैठे हो, तो सब उथल पुथल पूरे के पूरे देश में इन्होंने मचा के रखी हुई है इस वक्त तक। और यहाँ 1911 में क्या होता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कौन करता है, लॉर्ड हार्डिंग टू करता है, ठीक है, हार्डिंग टू करता है। अब देखो कि इससे पहले लिटन जो है वो पहले दिल्ली दरबार का आयोजन कर चुका है, कर्जन दूसरे का कर चुका है, और यहाँ पे जो है हार्डिंग जो है ये तीसरे वाले दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट लास्ट ही है। और यहाँ पे दिल्ली दरबार का आयोजन में ये किसको बुला रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा, जो इनका राजा है ब्रिटेन का, है ना, जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी, इन दोनों को ये भारत के अंदर बुलाता है दिल्ली के अंदर। और इनके आगमन की खुशी में ही यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना गेटवे ऑफ इंडिया जो है आप देखते हैं, है ना, तो ये भी इनके आगमन की खुशी में ही बनवाया गया था, ये आप ध्यान रखना, गेटवे ऑफ इंडिया, इनको वेलकम करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आप देखते हैं ये वही है। इसके अलावा आप देखो, ये आने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, ये बहुत सारी इनोवेशंस
इनोवेशन तो क्या, चेंजेस कर रहे हैं बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में। ये बोलते हैं कि भैया जो बंगाल का पार्टीशन है ना उसको हम रद्द कर देते हैं। देखो एन्यूलमेंट तो करने की कोशिश होगी यहाँ पे, आप देखिए ना कि बंगाल का पार्टीशन जो एन्यूल हो जाएगा, एन्यूल का मतलब है रद्द हो जाएगा। लेकिन इस टाइम तक जो है बहुत ज़्यादा जो एक गैप है वो बढ़ चुका था। क्यों गैप बढ़ चुका था? क्योंकि ये करते ही इन्होंने कम्युनलिज्म वाला दूसरा अपना कार्ड खेला था, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें कम्युनल इलेक्शंस की बात हो रही थी, है ना। तो अब वो ऑब्वियस सी बात है कि मुस्लिम और हिंदू में एक फूट डाल चुके हैं, आपस में लड़ाई करवा चुके हैं। तो इस वजह से अब ये वापस लेना ना लेना एक ही बात है, यहाँ पे डिवीजन हो चुकी है एक तरह से, आप ये समझिए। इसी का नतीजा है कि बांग्लादेश को हम एकदम खो चुके थे, है ना। यही समझ लो कि बांग्लादेश को बाद में जब आज़ाद किया गया है पूरा का पूरा भारत पाकिस्तान को, तो वो उसको भी पाकिस्तान बना दिया गया, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद मुस्लिम्स की, सिर्फ इस वजह से। तो यहाँ से ही आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि नई कैपिटल अब जो है हम दिल्ली को बनाएंगे, हम कलकत्ता को कैपिटल नहीं बनाएंगे। और यहीं से कलकत्ता के अच्छे दिन खत्म हो गए, आप समझ लीजिए। जब ब्रिटेन में जब ये ब्रिटिशर्स कलकत्ता में थे तो ये सारी डेवलपमेंट वहीं पे कर रहे थे, लेकिन इसके बाद सारी डेवलपमेंट उस तरफ से खत्म होकर इस तरफ शिफ्ट हो गई, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, है ना। इन्होंने सोचा कि यहाँ से हम जो कहीं ज़्यादा बेहतर ऑपरेट कर पाएंगे, तो अब दिल्ली दूर नहीं वाली बात है। लगभग आपने देखा पिछले कितने कई सौ सालों से दिल्ली से ही शासन हो रहा था, और आगे भी शायद दिल्ली से ही शासन होता रहेगा। बहुत इजी है दिल्ली से सब चीज़ों को कंट्रोल करना, है ना। और ऑब्वियस सी बात है सारी डेवलपमेंट भी उसी अकॉर्डिंग हो चुकी हैं आज की डेट में, है ना। आपको कहीं भी जाना है देश में, आप पहले दिल्ली चले जाओ, वहां से आपको कोई ना कोई व्हीकल मिल ही जाएगा, या कोई ना कोई ट्रेन की लाइन मिल जाएगी। यानी कनेक्टिविटी भी उसी एंगल से बिल्ड हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से बिल्ड हो चुका है कि दिल्ली ही कैपिटल है भारत की, है ना। यहां से आपको समझना है। और वो आज से नहीं कई सौ सालों से हो चुका है। इसके अलावा आप देखिए इन्होंने क्या बोला, मैंने बोला ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने की ओर। आप देखो कि आगे से प्यार से बात कर रहे हैं, पीछे खंजर छुपाए हुए हैं ये दोस्त। ये बोलते फॉर्मेशन ऑफ बिहार करेंगे और उड़ीसा करेंगे, यानी कि आप देखो कि लगभग लगभग अगर देखा जाए ये सब बंगाल का ही पार्ट है, और उसी के फिर से टुकड़े कर रहे हैं ना, दो भाइयों को वहां से निकाल रहे हैं कि इनको हम अलग कर देंगे। क्यों कर देंगे? ताकि हमारे को इजी हो भैया कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे करना है। तो ये देखो अगेन जो है इनका एक ट्रम्प कार्ड, इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ये सारी की सारी चीजें करनी शुरू कर दी। इसके बाद आप देखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था जनगण मन, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। और दिल्ली दरबार हो रहा 1911 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिहार में से ये मैंने लॉर्ड जगन्नाथ का लगाया है इसीलिए कि बिहार, और दूसरा क्या हो गया आपका ओडिशा, ठीक है। तो ये दोनों को जो है अलग कर दिया गया, बेसिकली बंगाल से हटा दिया गया। अब देखो कि टाइम कौन सा आ रहा है इस वक्त। अब जो है क्या हो गया, ठीक है ठीक है। अब देखो आपकी 1914 में पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। देखो अब ये जो टाइम है आपको बड़ा एक सोचने वाली चीज है कि जहां अंग्रेजों ने भारतीयों को टॉर्चर कर रखा है, उनको दुखी कर रखा है, वहीं पे आप देखो कि कुछ लोग तो उनके तलवे ही चाट रहे हैं, वो तो हमने देख लिया है। लेकिन कुछ लोगों को अपनी शहादतें देनी पड़ रही हैं बेगाने के युद्ध में। देखो ये ब्रिटिशर का यहाँ पे युद्ध चल रहा है और पंजाब से भर भर के सेनाएं जा रही हैं। एक सज्जन सिंह रंगरूट नाम की मूवी है दिलजीत दोसांझ की, अगर कभी देखने का टाइम लगे तो यहां से भर भर के जो है लाखों लोग जा रहे हैं पंजाब से, और वो अपनी शहादतें दे रहे हैं बेगानी लड़ाई में। कितना वियर्ड सी बात है ना। हालांकि अंग्रेज बाद में जो है बहुत बड़े बड़े टाइटल भी दे रहे हैं उनको, है ना, पंजाब वालों को। इवन आप सारागढ़ी का युद्ध देख लीजिए, वो भी कहीं ना कहीं उसी का इंस्पायर्ड वर्जन है ना, कि अंग्रेज जो है उनके लिए ही तो लड़ रहे हैं एक तरह से। बट वो कितने लोग हैं यार, 20-25 लोग जो हैं 10,000 अफगानियों से लड़ लिए। देखो कितनी वियर्ड सी सिचुएशन खड़ी हो जाती है। आज 10 लोग नीचे आके खड़े हो जाए तो कितना परेशान हो जाता है कोई, है ना। तो वो जो 20-25 लोग जो है भाई साहब 10,000 लोगों से लड़ रहे हैं। तो ये वो अक्षय कुमार की केसरी मूवी देखिए ना, वही एग्जांपल है। तो आपने देखा होगा उसमें कि बेसिकली ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे हैं, तो बेगाने लड़ाइयों में लड़ा जा रहा है यहाँ पे, जिसमें कुछ मिलना नहीं गिलना नहीं, लेकिन फिर भी लड़ा जा रहा है ना। किस लिए लड़ा जा रहा है? एक कौम की प्रेस्टीज के लिए लड़ा जा रहा है कि नहीं को अगर आज हम यहाँ से भाग गए तो कल को लोग क्या समझेंगे, है ना, कि भारत के लोग कितने कायर थे कि 4 लोग को देखा और भाग गए। नहीं भागे, है ना, लड़ाई की। तो वही वाली चीज है ना। तो ये इससे छोटी छोटी चीजें हैं भाई, बहुत डिफरेंस बनता है। कल कोई पूछे कल को, है ना, कि संभाजी महाराज मान लेते औरंगजेब की बात तो कितना बढ़िया हो जाता, है ना, मौज मस्ती में जाते। लेकिन नहीं था ऐसा, है ना। बहुत फर्क है यार, चीजों का बहुत फर्क है। फिर आप अपनी नस्लों को क्या बता के जा रहे हो, फिर तो आप बहुत गलत एग्जांपल सेट करके जा रहे हो। तो 1914 में आप देखो कि पहला वर्ल्ड वार है, और ये जो टाइम है ये पूरे वर्ल्ड के साथ लड़ाई हो रही है ब्रिटिशर्स की, आप समझो। और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कांग्रेस के पास कि यहां पे इनके ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट कर सकते थे। लेकिन
इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पहले तो ना नुक्कड़ करती है, उसके बाद अलाउ कर देती है कि ठीक है हम भारतीयों को बोलेंगे कि सपोर्ट किया जाए अंग्रेजों को, यानी कि अंग्रेजों को सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पे इस लड़ाई में। सोचो कितनी अजीब सी स्थिति है कि आप भैया कहीं तो समझ जाइए, नहीं समझेंगे। ये इसमें भी सपोर्ट करेंगे है ना, भारतीयों को बोलेंगे कि जाओ जाओ लड़ो 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 है, इनके लिए वो दूसरे जो है अपनी बेगानी उसमें जा जाके लड़ाइयों में अपना खून दे दें। ये देखो कितनी अजीब सी स्थिति है, और ये राज करेंगे बैठ के। तो ये आपको थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, बट कुछ नहीं, यही फैक्ट है, यही रियलिटी है। अब आप देखिए कि पूरे भारत देश के कितने ही सोल्जर्स ने अपनी जानें गंवाई। इसके बाद आप देखो कि यहाँ पे लड़ कौन कौन रहा था। ये सारे दंगे यूरोप में हो रहे हैं। अगर आपको याद हो तो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक फ्रेंच लोग थे, रशिया वाले थे, ब्रिटेन वाले थे, ये सब कॉलोनियल रूल्स क्रिएट कर रहे थे है ना। हर जगह पे कॉलोनियां बना बना के जो है अपना रूल कर रहे थे, और ये आपस में भी लड़ रहे थे। लेकिन इस टाइम तक आकर ना जब लोग को समझ आई तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया इस चीज का। अब आप देखो कि उसमें जो दूसरे देश हैं, आप देखो जैसे जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इटली हो गया, टर्की हो गया। अब ये इटली वगैरह ऑस्ट्रिया वगैरह कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये भी यूरोप में ही है इटली, तो आप देखिए है ना, और ब्रिटेन भी यूरोप में है। लेकिन आप देखो कि फिर भी इन्होंने अपोज किया ब्रिटिशर्स को है ना। तो ये सारे के सारे, और जर्मनी कौन सा है, ये वही हिटलर वाला जर्मनी है ना। और यहाँ पे जो सेकंड ग्रुप है, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि यहाँ हिटलर बैठा हुआ है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ अभी आपको। जो सेकंड ग्रुप है, हिटलर तो आगे का है अभी खेल है ना, तो सेकंड ग्रुप जो है वो है ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस का। पहले ये तीनों बड़वे आपस में लड़ रहे थे, अब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं कि अब सारे दुनिया को हराएंगे। अब देखिए, आप देखो कि यहीं से आगे चल के जब हम देखेंगे ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा, तब जाके ब्रिटेन वाले कहीं काबू में आएंगे, ये रशिया फ्रांस ब्रिटेन काबू में आएंगे। इनका जब मोनोपोली नीचे जाएगी, इनके पैसे खत्म होंगे है ना, युद्ध लड़ते लड़ते, तब जाके कहीं ना कहीं जो है अमेरिका पावर में, सुपर पावर में आपको नजर आएगा। लेकिन तब तक तो इन्होंने हुड़दंग मचा रखा था, गंद मचा के रखा हुआ था पूरी की पूरी दुनिया में ही। आप देखिए, तो तीनों ने मिलकर जो है इनको हरा दिया उठा के भाई साहब। और इनकी मदद कौन कर रहे हैं इन सबको हराने में? हमारे ही भारतीय लोग कर रहे हैं। और आप देखिए कि क्या जर्मनी का योगदान नहीं रहा भारत को आजाद करवाने में? क्या जापानियों का योगदान नहीं रहा कुछ ना कुछ हद तक? बहुत सारा रहा है, लेकिन अब उसकी बात कोई नहीं करेगा। लेकिन वही चीज है कि हमारे ही लोग जाके वहां पे लड़ रहे हैं, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते है ना। तो आप देखिए कि इसी ड्यूरेशन में एक और बड़ा काम होता है। तो आप सोचेंगे ये टर्की वाले क्यों लड़ रहे थे, तो भाई वहां पे भी तो इन्होंने, अंग्रेजों ने खेला कर दिया। जैसे यहाँ पे भारत के अंदर मान लो पेशवा की पोस्ट को खत्म किया, कितनी जिल्लत की पेशवाओं की, आप याद कीजिए है ना, सारे के सारे टाइटल्स इन्होंने खत्म किए भारत के अंदर। लेकिन वहीं पे आप देखिए कि सेम काम जो है इन्होंने करने की कोशिश की टर्किश या फिर अरब कंट्रीज के अंदर भी। तो टर्की में इन्होंने क्या बोला कि उनका जो खलीफा था, आखिरी खलीफा, इन्होंने बोल दिया कि यही आखिरी खलीफा है, इसके बाद खत्म। जैसे यहाँ बोला था ना बहादुर शाह जफर के बाद कोई नहीं बनेगा, वैसे ही वहां पे बोल दिया, यानी खलीफा की पोस्ट को यहाँ पे खत्म कर दिया। जिससे क्या है, इस्लामिक लोग जो है पूरे के पूरे इस्लामिक कंट्रीज वाले नाराज हो गए है ना। और इन्होंने जो है उनको नकेल कसने का काम किया, बेसिकली उनको सबको पेला वहां पे। और यहाँ भारत के लोग भी जो है इस चीज से खफा थे कि ये नहीं होना चाहिए है, खलीफा की पोस्ट को आपको नहीं खत्म करना चाहिए। तो यहाँ पे लोग अलग गुस्साए हुए हैं, यहाँ के मुस्लिम पता नहीं इतने क्यों गुस्साए हुए हैं, बट एनीवेज जो भी है ये भी गुस्साए हुए हैं यहाँ पे भी है ना। तो यहाँ चल के आगे चल के हम देखेंगे कि ये सब मिलके खिलाफत आंदोलन करेंगे, और जिसमें गांधी जी सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो हालांकि गांधी के सपोर्ट करने का कारण कुछ और है, वो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, अब फिर से वही चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है खलीफा की पोस्ट को भी खत्म कर रहे हैं। 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर भी हो रहा है। आप जब देखते हो तो पूरी ज्योग्राफी, जब पूरे भारत की उस टाइम पे देखते हो है ना, और पूरे वर्ल्ड की देखते हो, उसके हिसाब से, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से आपको देखनी पड़ती है चीजें। सिर्फ भारत के कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं तो चीजें समझ नहीं आएंगी, आपको देखना पड़ेगा कि इधर उधर से भी क्या हो रहा है। फिर आप देखिए कि 1915 का ही टाइम है। अब देखो कि 1915 में जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनको जो है नाइटहुड का टाइटल दिया जाता है ब्रिटिश किंग जॉर्ज V के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप देखो 1915 में एक और बड़ा काम हो रहा है जिनके बारे में शायद लोगों ने ज्यादा नहीं सुना होगा, और ये हमारे भारत का बहुत दुर्भाग्य है कि लोगों ने इनके बारे में नहीं सुना है। जैसे आप देखिए संभाजी महाराज के बारे में आपने शायद पहले ना सुना हो, शिवाजी महाराज के बारे में सुना हो। अब देखो कि आज लोग भगत सिंह को तो याद करते हैं, लेकिन भगत सिंह अपने बटुए में जिनकी फोटो रखते थे उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। शायद ही आप में से किसी को बताओ, अगर आप बताएंगे तो मेरे को बताओ कि किसकी फोटो भगत सिंह अपने बटुए में रखते थे। अगर किसी ने बता दिया तो मजा आ जाएगा, जल्दी से बताओ मेरे को, देखते हैं, जल्दी बताओ। जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को उनके बारे में पता है। शायद ही, मुझे लगता है कोई गिना चुना आदमी हो यहां पे उठ के खड़ा होकर बोल दे कि मेरे को पता है। मुझे नहीं लग रहा, अभी तक तो किसी ने उत्तर ना दिया। गूगल से मत देखो, अपने दिमाग से बताओ। भाई वो थे करतार सिंह सराभा, है ना। अब
ये जो है क्या रोल प्ले कर रहे हैं, एक्चुअली इनका लेना देना है गदर पार्टी से, गदर कॉन्स्पिरेसी से। अब ये गदर कॉन्स्पिरेसी सिर्फ यहीं नहीं आएगी, आगे भी आएगी। आप देखो कि जहां पे वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, देखो आप समझना, ये वर्ल्ड वॉर का टाइम 1914 से 1918 के बीच में चल रहा है। मोटा मोटा आप देखेंगे तो 14, 15, 16, 17, 18, 4 से 5, 4 साढ़े 4 साल का जो है इंटरवल है वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। और इसी ड्यूरेशन में आप देखो कि 1915 के ड्यूरेशन में ही क्या है, करतार सिंह सराभा को जो है, बिल्कुल बिल्कुल कुछ लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, आयुष भाई संभाजी महाराज थोड़ी हैं वो, यार कैसी बात करते हो, संभाजी महाराज की फोटो भगत सिंह अपनी उसमें रखेंगे, कैसी कैसी बात कर रहे हो यार, कुछ भी बोल रहे हो मतलब, ठीक है। मार्क ने और द्वाइपन ने बिल्कुल सही बताया है, बिल्कुल सही बताया भाई, मैं बोल रहा हूं ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा तो वो बताएंगे भी बेचारे कहां से, मैं बताता हूं ना अभी आपको। तो आप देखिए जो करतार सिंह सराभा हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, ये गदर कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली में लाला हरदयाल ने 1913 में लाला हरदयाल ने जो है, आप समझना, ये लोग क्या है अलग अलग जगह पे जाके, है ना, जैसे कनाडा हो गया, लंदन हो गया, यूके हो गया बेसिकली अगर मैं बोलूं, या फिर यूएस हो गया, वहां जा जाके ये लोग जो हैं इन्होंने अपना एक अलग अलग दल बना लिए। और आप समझना कि वहाँ से जो है इन लोगों ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया। और बहुत बड़े लोगों को, एक न्यूज़पेपर होता था गदर, जिसका नाम, न्यूज़पेपर का नाम गदर है, उसके थ्रू लोगों को इमोशन को एराइज करना शुरू कर दिया। इन्होंने एक्चुअली में जो बेस बनाया है, अगर मेरे को समझ में जो आया है ये पूरी कहानी से, कि इन्होंने सन 57 की क्रांति को कहीं ना कहीं बेस बनाने की कोशिश की है। इन्होंने सोचा कि पंजाब के बहुत सारे सोल्जर इस वक्त जो है यहाँ पे शामिल हो चुके हैं ब्रिटिशर्स की सेना में, और वो हमें पता है। और उनके देखो राजा कोई है नहीं था पंजाब का उस टाइम पे, है ना, महाराजा रंजीत सिंह के बाद कोई नहीं बचा है, नहीं तो फिर पंजाब के लोग उधर साथ देते। लेकिन जब कोई बचा नहीं तो उन्होंने जो है अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पे ज्वाइन किया है ब्रिटिशर्स को। तो इन्होंने सोचा कि भैया हम क्या करते हैं, एक गदर न्यूज़पेपर को लॉन्च करते हैं। गदर न्यूज़पेपर को अलग अलग भाषाओं में लॉन्च किया गया, उर्दू में, तेलुगु में, है ना, पंजाबी में। तो वो जो न्यूज़पेपर है उसको भारत के कोने कोने में बांटा गया, और उस न्यूज़पेपर को बांटने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, आप समझना, वो है करतार सिंह सराभा। और वो न्यूज़पेपर में क्या लिखा जा रहा है, आप सोच रहे हो ऐसा क्या है उस न्यूज़पेपर में, बहुत खास चीज है उस न्यूज़पेपर में। उसमें जो बात हो रही है वो म्यूटिनी की बातें चल रही हैं। उसमें बोला जा रहा है जो वहां ही ब्रिटिशर्स के सोल्जर हैं, बेसिकली जो पंजाब के सोल्जर हैं ब्रिटिश आर्मी में, उनके इमोशंस को एराइज किया जा रहा है कि भाई साहब हम जो है इन ब्रिटिशर्स के गुलाम नहीं रहेंगे, हमें आजाद होना ही होना है। आप जो है सही वक्त आने पे इनका साथ आपको छोड़ना है और हमारा साथ देना है बेसिकली। और यानी कि एक म्यूटिनी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे वो मंगल पांडे के टाइम में हुई थी, है ना। और आप देखिए कि काफी ज्यादा ये लोग सक्सेसफुल भी हो गए थे। इन्होंने सोच लिया था, है ना, 20-25 हजार लोगों की सेना भी आ रही थी। लेकिन वहां पे देखो कि इन्हीं की सेना में आप समझो कि एक व्यक्ति ऐसा था, कृपलानी नाम का, कृपाल सिंह नाम का, जो अंग्रेजों का ही एक, आप समझ लो, सुइया टाइप कह लो या जासूस कह लो, है ना, जासूस था। तो उसने यहां की इंफॉर्मेशन अंग्रेजों को पास कर दी कि भाई साहब ये इस डेट को इतने बजे यहां पे हल्ला होने वाला है और आपकी परखच्चे उड़ाने वाले हैं। नहीं तो आप देखो कि इन्होंने आर्म्ड रेवोल्यूशन की पूरी की पूरा सिस्टम सेट करके रखा हुआ था। जैसे हम सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, ऐसे ही इन्होंने भी करके रखा हुआ था कि भैया अब गोलियों से बातचीत होगी, पूरा सब असला बारूद सेट है, बंदे सेट हैं अपने। लेकिन एन मौके पे जाके आप देखिए कि जब यहां के बंदे ही उल्टा पुल्टा करेंगे और साथ नहीं देंगे भारतीय लोग का, तो फिर क्या होगा, है ना। कांग्रेस के खुद के लोग भी जा जाके बताते थे, मैं सीधी बात बताऊं तो, है ना, आपको पता ही है, अब मेरे को किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखो कि जब खुद के ही लोग जा जाके ब्रिटिशर्स को बता रहे हैं कि भैया आपके साथ ये होने वाला है, जल्दी से कोई एक्शन लो, एक्शन लो, तो ब्रिटिशर्स को पता लग गया, वो अगले पहले ही रेडी थे। सारा का सारा प्लान जो है फ्लॉप शो साबित हुआ। बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया, बहुत सारे लोगों को ट्रायल लिया गया, है ना, यानी उनके ऊपर केसेस चले, और बहुत सारे लोगों को तो वहां से भागना ही पड़ा उस टाइम पे। कोई चाइना में जा रहा है ना, एक गुट जो है, कोई फ्रांस में जा रहा है, कोई आप देखिए लंदन की तरफ निकल रहा है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा वहां पे उथला पुथली जो है इस टाइम तक मच चुकी थी। यानी कि पूरा का पूरा जो गदर पार्टी ने इतना बड़ा पूरा प्लान बनाया, है ना, उन्होंने यही सोच के प्लान बनाया था कि वर्ल्ड वॉर में बिजी हैं ब्रिटिशर, इनकी मैक्सिमम सेना वर्ल्ड वॉर में बिजी है, तो हम यहाँ के जितने भी लोग हैं ना, यहाँ अगर हम थोड़ा सा हल्ला शेरी करें तो इनको यहाँ से बाहर ही भगा देंगे। लेकिन फिर भी जो है उनका प्लान कामयाब नहीं हो पाया। आप देखो ना, आईएनसी खुद ही सपोर्ट कर रही है इवन अंग्रेजों को, बाकी तो छोड़ो, इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट किए हुए है ना, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई इस चीज से तो। और इसी ड्यूरेशन में देखो कि 1915 के ड्यूरेशन में गांधी जी भी वापस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे करतार सिंह सराभा जो है वो जब एक भीड़ को जो है संबोधित कर रहे थे, ये समझ लीजिए, तो उनको जो है ब्रिटिशर्स पकड़ लेते हैं।
और उनके ऊपर ट्रायल चलाया जाता है। ये बिल्कुल सीन वैसा सही है, भगत सिंह जैसा ही है ना। तो अब देखो कि ये बंदा कोई बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं है ना, 15 साल के आसपास का, 15-16 साल का इंसान है, लड़का है। और इसको जो है कोर्ट में लेके जाया जाता है और वहाँ पे जो है जज फैसला जब सुना रहा है तो जज इससे पूछ रहा है कि क्या तुम गिल्टी फील करते हो कि तुमने इतने लोगों को, है ना, गोली से उड़ा दिया है ना, क्योंकि ये लगे हुए हैं, ये अपना परखच्चे उड़ाने में लोगों के लगे हुए हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से, है ना। तो ये जो दिखता है ब्रिटिशर उसको ठोक देते हैं वहीं। तो इनको बोला जा रहा है कि इतना आपने भीड़ को अराउज किया, क्या आपको इस बात की बिल्कुल भी गिल्टी है? तो ये भाई साहब पूरा मूंछों को ताव देके बोल रहे हैं कि मेरे को कोई गिल्टी नहीं है भाई साहब। ये जज को ये बोल रहे हैं, है ना। और जज जो है ऐसे घूर घूर के, चश्मा नीचे करके घूर घूर के देख रहा है, अच्छा इतना सख्त लौंडा है। तो फिर बोल रहे हैं कि अच्छा तो और तुम क्या करते? बोलता कि तुम तो एक जीवन की बात कर रहे हो, मेरे को जितने भी जीवन मिलेंगे मैं इस देश को आजाद कराने में वो सारे जीवन लगा दूंगा। अभी तो तुम मेरे अकेले के पीछे पड़े हो, मेरे को फांसी देने की सोच रहे हो। अगर मेरे को और जिंदगी भी मिल गई, तुमने छोड़ भी दिया, मैं फिर भी यही काम करूंगा। तो यहां से जो अंग्रेजी जज था उसका दिमाग सनक गया, है ना, उसे लगा कि इसको नहीं मैं छोड़ सकता हूं, तो वहां से उनको फांसी की सजा सुना दी गई। समझ रहे? तो इसीलिए जो है ये इंस्पिरेशन बने आगे बहुत सारे लोगों की, और भगत सिंह जो है इनसे ही सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड थे, इसीलिए इनकी फोटो को अपने बटुए में भगत सिंह रखा करते थे, इनसे उनको मोटिवेशन मिलता था। ठीक है दोस्त, तो ये मैंने एक नई चीज बताई है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। हाँ, कृपलानी था वो जासूस, ठीक है, सही बोला आपने। फिर आप देखिए कि इस टाइम पे गांधी जी भी वापस आ गए हैं ना। गोखले ने बोल दिया गांधी जी को कि भैया आ जाओ, अब आप यहाँ पे सर्व करो, तो गांधी जी भी आ गए हैं। 1916 में देखिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको आप BHU बोलते हैं, उसको मदन मोहन मालवीय ने फाउंड किया है। और अगर सत्यमेव जयते का स्लोगन जो है पॉपुलराइज किया है मदन मोहन मालवीय ने, तो वो भी इसी ड्यूरेशन में किया है। तो ये दोनों ही चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद देखो कि अभी तक हमें पता है कि मुस्लिम अपनी मुस्लिम लीग बना के अलग बैठे हुए हैं, नरम दल अपना बैठा हुआ है, मूसू जाके गरम दल अपना बैठा हुआ है ना। तो ये सब जो है अलग थलग सब कुछ चल रहा है। अभी तक कोई भी जो है एक साथ नहीं चलने की सोच रहा है। लेकिन यहां लखनऊ पैक्ट होता है और लखनऊ में सबको बुलाया जाता है। इन्होंने बोला कि भैया अब तो लगभग सबके नील ठंडे पड़ी गए होंगे, है ना, जिसका लाल हुआ था लाली भी खत्म हो गई होगी, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया होगा, तो दोबारा खाने का टाइम आ गया है, तो सबको बुला लिया जाए ना। तो जो कांग्रेस है वो सभी को बुलाती है ना, वो गरम दल वालों को भी बुला लेती है, उधर से वो जो है मुस्लिम लीग को भी बुला लेती है। बोलते हैं कि भैया हम सब तो भाई भाई हैं, अपना तो काम ही एक था, कहाँ हम अलग थलग बड़े हुए हैं, ना तुम कुछ कर पा रहे ना हम कुछ कर पा रहे। ऐसा करते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, आप कुछ बड़ा करते हैं, तो लेट्स बिगिन द गेम, है ना। और आपको पता अभी वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है, तो हम काहे अलग अलग घूम रहे हैं ना। उधर से मुस्लिम लीग जो है वो खलीफा की पोस्ट खत्म होने से वो अलग दुखी घूम रहे हैं, मुंह सुजाए हुए। तो ऐसा करते तुम सब आ जाओ, एक साथ आ जाओ, है ना। तो ये सब एक साथ आ जाते हैं यहाँ पे, जिसको बोला गया है लखनऊ पैक्ट, है ना। तो यहाँ पे जो है दोनों के बीच में, मुस्लिम लीग और जो INC के बीच में एक पैक्ट साइन हो जाता है, जिसको आपने लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना है। ठीक है भाई। और ये सेशन कहाँ हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है। और अंबिका चरण मजूमदार जो है इसको लीड कर रहे थे। और एम क्या था? टू गेट द सेल्फ रूल, यानी स्वराज के लिए काम किया जाएगा, सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, अलग अलग काम नहीं करेंगे। ठीक है। और जो आप देखिए कि 1916 के ही ड्यूरेशन में जो बाल गंगाधर तिलक है वो एक मूवमेंट को लॉन्च कर रहे हैं, होम रूल लीग, है ना। तो आप देखिए होम रूल मूवमेंट कह लीजिए, ये जो होम रूल मूवमेंट है ये BG तिलक साहब कहाँ से लॉन्च करते हैं? बेलगांव से करते हैं। ये अप्रैल में करते हैं 1916 के अंदर। लेकिन यहीं पे इसी ही साल के अंदर एक और होम रूल मूवमेंट जो है वो एनी बेसेंट भी लॉन्च करती हैं। वो किसके साथ मिलकर करती है? सुब्रमण्यम अय्यर से के साथ मिलके, है ना। ये कहां से थे सुब्रमण्यम अय्यर? ये अडयार से थे। अडयार आज की डेट में आप बोल दीजिए मद्रास। ठीक है। तो ये सितंबर 1916 में ही एक नेशनल लेवल पे अपनी जो है होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो दो मूवमेंट है, दोनों का नाम सेम ही है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा होम रूल लीग अगर ये वाली और ये वाली में ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे ऑप्शन में। ठीक है। तो इनका BG तिलक का नाम आ गया तो वो मार्क कर देना, उनका नाम नहीं हुआ, एनी बिसेंट का नाम हुआ तो वो मार्क कर देना, नहीं तो सुब्रमण्यम अय्यर का नाम मार्क कर देना। अब एनी बिसेंट जो है आप देखिए, ये वही आयरिश महिला है जो INC की आगे जो है 1917 में INC की प्रेसिडेंट भी बनती हैं। ठीक है। तो वही है ये एनी बेसेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC जिनको आप बोलते हैं। तो आप देखिए ये दो न्यूज़पेपर भी लॉन्च करती हैं यहाँ पे, एक का नाम है न्यू इंडिया और दूसरे का नाम है कॉमनवेल्थ। ठीक है। और यहीं से इन्होंने कॉमनवेल्थ शब्द की स्थापना भी की थी, ये आप ध्यान रखना इनके बारे में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ये देखिए ये जिन्ना साहब साइन कर रहे हैं पैक्ट यहाँ पे, ये हमने देख लिया। उसके बाद आप देखिए कि 1917 का टाइम आता है जो कि है आपका मोंटेग डेक्लेरेशन, जिसको आप अगस्त डेक्लेरेशन भी बोल देते हैं। अब आप देखिए कि
जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इस टाइम पे वो है लॉर्ड मोंटेग। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पे बैठी है उनका दलाल होता था कि यहाँ भारत के अंदर, जो पूरा का पूरा चेक करता था कि पूरा भारत में सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। और अगर जो मिलिट्री के हिसाब से देखा जाएगा तो फिर वाइसरॉय हेड होता था, लेकिन सबसे टॉप में अगर पॉलिटिकल हेड देखा जाएगा तो स्टेट क्या कहते हैं इसको यार, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए कि मोंटेग स्टेटमेंट 1917 में है, अगस्त 1917 में, जो कि क्या कहती है, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियंस बिकम ए गवर्नमेंट पॉलिसी। आप देखो कि इससे पहले तक क्या हो रहा था कि कोई भी अगर स्वराज की डिमांड करता था तो उसको पकड़ के जेलों में ठूस देते थे, उसके ऊपर मुकदमे चलते थे, ट्रायल चलती थी। लेकिन यहां पर इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आप जो है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी में हम इंक्लूड कर देते हैं इस चीज को, है ना, कि आप जो है अपने लिए सेल्फ रूल मांग सकते हैं। लेकिन उन्होंने सेल्फ रूल को ऐसे सेल्फ रूल नहीं बोला, उन्होंने बोला इसको आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलिए, है ना। तो यानी कि एक बड़ा छल छलावा रहता है ब्रिटिशर्स के हाथ में, है ना, जब भी कोई चीज रहती है सीधा सीधा बात नहीं चलने देंगे, सब चीजें पॉलिटिकल करेंगे। तो सेल्फ रूल नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात कीजिए, तो इसके बारे में हम सोचेंगे, क्योंकि आप हमारा वर्ल्ड वॉर में साथ दे रहे हैं। अब आप देखोगे जहां वर्ल्ड वॉर में साथ दिया जा रहा है, अभी देखेंगे आगे चल के तो ये दुष्टता क्या करेंगे वो भी हम देखते हैं। अब जब इन्होंने इस तरीके की चीज कह दी कि, है ना, कि एक तरह से कि आप रूल कर सकते हैं, एक मोटा मोटा अगर देखा जाए तो मोटा मोटे तौर पर हमें कहीं ना कहीं एक झलक डोमिनियन स्टेटस की दिखाई देने की नजर आ रही है। हालांकि मिला नहीं है डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस में क्या रहता है कि एक मेन हेड रहेगी ब्रिटिशरी, लेकिन उनके अंडर जो है भारतीय लोग काम करेंगे। तो डायरची वाला सिस्टम कह लीजिए, हालांकि डायरची है यहाँ पे, लेकिन उतना डोमिनियन स्टेटस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जो आप देखिए जब कंसेप्ट ऑफ डायरची यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, यानी भारतीय लोग भी यहाँ पे एक छोटी छोटी पावर्स उनको भी दे दी जाएंगी, इसका ये मतलब है ना। तो बड़े ओहदे उनको नहीं दिए जाएंगे, छोटी छोटी चीजें उनको दे दी जाएंगी, जो काम की चीजें नहीं है वो समझ लीजिए, है ना। तो क्लैरिकल वर्क है वो सारे के सारे। तो यहाँ पे जो कांग्रेस है उसने तो इसको बोल दिया कि ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया है ना, वो इसी में खुश हैं भाई साहब, बोलते कोई दिक्कत नहीं है, हम तो खुश हैं इसी चीज में, हमें राज करने को मिल रहा है, ये तो मैग्ना कार्टा है। तो मॉडरेट्स जो हैं वो इसको मैग्ना कार्टा बोल रहे हैं, जो नरम दल वाली कांग्रेस वाले हैं। वहीं पे आप देखिए कि जो बीजी तिलक है या फिर गरम दल है, वो इसकी कटाक्ष कर रहा है बिल्कुल, वो बोल रहा है कि दिस इज मॉर्निंग विदाउट सन, भैया सुबह तो हो गई लेकिन सूरज नहीं होगा, ये कुछ ऐसा सा हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से आप देखिए कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग हैं, जबकि आप सेम देखिए कि एनी बेसेंट जो है वो भी कुछ ऐसा सही बोल रही है। हालांकि वो देखो कि वो आईएनसी में ही लीडर बनने वाली हैं आगे, है ना, प्रेसिडेंट बनने वाली, लेकिन यहां पे देखो वो भी यही बोल रही हैं। वो क्या रेफर करनी है कि अनवर्दी टू बी ऑफर्ड बाय इंग्लैंड एंड टू बी एक्सेप्टेड बाय इंडिया। क्या बोल रही है ये कि ये बिल्कुल अनवर्दी है कि इसको जो है भारतीय एक्सेप्ट कर ले और इंग्लैंड वाले इसको दे, कुछ बड़ा देना चाहिए था, ये तो बहुत छोटी चीज दे रहे हो आप, है ना, उन्होंने आपका साथ दिया और आप ये सब दे रहे हो। तो ये खुद देखो एक आयरिश महिला बोल रही है यहाँ पे, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो खुश है, यहाँ पे वो बोल रहे हैं इसको मैग्ना कार्टा, हम खुश हैं। ठीक है, तो 1917 में आप देखिए कि फर्स्ट रशियन रेवोल्यूशन होता है, जिसमें क्या होता है कि आप देखो रशिया में भी लोग बहुत ज्यादा संतापित थे, हर जगह पे ही, फ्रांस में अलग संतापित हैं, रशिया में अलग संतापित है, भारतीय लोग अलग संतापित हैं। इन लोगों से दुखी हो रखे थे सब लोगों, सब है ना, ये जो राजा रजवाड़े हैं इनसे अलग लोग दुखी हैं, और ये जो कॉलोनियल रूल वाले हैं इनसे अलग दुखी हैं, यानी लोगों को संतापित करके इन लोगों ने रखा हुआ है। आज के डेट में तो फिर हम बहुत बढ़िया रह रहे हैं, लेकिन पहले के टाइम में तो इन लोगों ने बहुत दुर्गति मचा के रखी हुई थी। तो इन लोगों ने क्या किया, बोल्शेविक पार्टी जो थी ना रशिया के अंदर, उसने ओवरथ्रो कर दिया जार को, है ना। वहां पे जो हेड होता था उसको जार बोलते थे, सी से बोलते थे, CZAR। अगर 10वीं तक अच्छे से पढ़ा हो तो वहां पे पढ़ाया भी जाता है। और वहां पे पहली सोशलिस्ट स्टेट जो है पैदा की जाती है, जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। क्योंकि आप देखिए कि यहां पे रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो ये एक तरह से बाकियों के लिए भी इंस्पायरेशन हो रहा था कि जो डेमोक्रेसी है वो होनी चाहिए, है जो चीजें हैं वो लोगों के द्वारा ऑपरेट होनी चाहिए, है ना। तो आप ये मत समझना कि जो डेमोक्रेसी का विस्तार है वो भारत से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो बाकी के देशों में हो रहा है वहां पे पहले, और उसी की एक झलक आगे चल के आपको भारत में देखने को मिलेगी, क्योंकि भारतीय लोग देखेंगे कि अच्छा वहां हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी में साथ में देखिए कि अक्टूबर रेवोल्यूशन जो कि सेकेंड रेवोल्यूशन वहां पे होता है, और बोल्शेविक पार्टी उसके बाद तो भैया पावर में ही आ जाती है। तो ये रशिया का भी मैंने साथ ही साथ आपको बता दिया, वहां पे जो रेवोल्यूशन हुआ 1917 में। अच्छा, 1917 से 18 के बीच में यहाँ गांधी जी भी अपने मूवमेंट्स कर रहे हैं, उनको भी हम छोड़ नहीं सकते टाइमलाइन में। तो चंपारण में जो मूवमेंट हो रही है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो रही है, खेड़ा सत्याग्रह हो रहा है, ये सब गांधी जी यहाँ पे कर रहे हैं ना। ये ऑलरेडी मैंने गांधीयन एरा वाली जो वीडियो है उसमें डिटेल में कवर कर दिया, इसीलिए मैंने बोला था कि जो टाइमलाइन रहेगी ना उसमें मैं हर चीज को परखच्चे उड़ा के नहीं बता सकता हूँ, वो मुझे टाइमलाइन के हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम कहीं ना कहीं टाइमलाइन से भटक जाते हैं। इसीलिए मैंने गांधी वाले को अलग बता दिया, सन
सन 57 की क्रांति को अलग बता दिया, आईएनसी को अलग बता दिया। अब मैं यहाँ पे बीच में आईएनसी को साइड देता तो सारी टाइमलाइन ही खराब हो जाती, फिर मजा ही नहीं आता उस टाइमलाइन का, क्योंकि आईएनसी के तो सेशन पैरेलली चल रहे हैं, है ना। और या मैं मान लो बीच में गवर्नर जनरल का टॉपिक घुसा दूं, ये गवर्नर जनरल ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, वो सारा टाइमलाइन की सत्यानाश करने वाली बात है। इसीलिए मैंने बहुत समझदारी के साथ सारी की सारी टाइमलाइंस बनाई हुई हैं। ब्रिटिशर्स की टाइमलाइन अलग चलती है, आईएनसी की मैंने अलग पढ़ाई है आपको, सन 57 की क्रांति अलग पढ़ाई है, महात्मा गांधी की टाइमलाइन अलग पढ़ाई है, और ये जो टाइमलाइन चल रही है ये कॉमन टाइमलाइन चल रही है, जिसके अंदर सारे इवेंट आपको देखने को मिलते हैं, यानी पूरी हिस्ट्री की रिवीजन हो जाती है इस पूरी टाइमलाइन से। ठीक है दोस्तों, तो ये गांधीयन एरा के कुछ कुछ इवेंट्स हैं 1918 तक के। अब आप देखो कि 1919 में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया जाता है, और इसी को ही आप नाम देते हैं मोंटेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, इससे पहले मोरले मिंटो रिफॉर्म आए थे, इंडियन काउंसिल एक्ट जिसको बोला था, लेकिन ये अलग है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, जिसको आपने मोंटेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला है। तो दोनों में कंफ्यूज मत करना, लोग अक्सर कंफ्यूज दोनों इवेंट्स में कर जाते हैं। ये 1919 का है, ठीक है, वो उसके 1909 वाले से मत कंफ्यूज करना। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो कैम्सफोर्ड है ना, एक सेकेंड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो मोंटेग है, और जो कैम्सफोर्ड है वो है वाइसरॉय। तो उन्हीं के नाम से पहले किसका नाम लिखा जाएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बड़ा है तो पहले उसका नाम फिर वाइसरॉय का नाम। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मोंटेग और कैम्सफोर्ड क्या है वाइसरॉय, तो उन दोनों के नाम पे इसका नाम पड़ गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या क्या है वो भी देख लेते हैं, सिर्फ ये बताना जरूरी नहीं है, इसके अंदर क्या है वो भी अगर मैं बता दूंगा तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, है ना। आप देखो कि इसमें बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे। अब बाइकैमरलिज्म में क्या है कि जैसे एक पूरा का पूरा स्टेट लेजिस्लेचर बना देगा जिसमें 2 हाउस बना देंगे, जैसे हाउस आज आप देखते हो ना लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही उस टाइम पे बनाए गए। ये अंग्रेजों ने बनाए थे उस टाइम पे, भारत में तो आज हम रिफाइंड फॉर्म देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने आप देखो कि कब बना दिए ये 1919 के अंदर ही बना दिए, ठीक है। और इसके अंदर देखो 2 हाउस बनाए गए, क्योंकि लगभग पावर का डिवीजन तो करना ही है, लोगों को देनी है ना, तो कहीं ना कहीं लेवल पे तो देंगे, तो प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट लेवल पे पावर दी जाएगी भारतीयों को, सेंटर लेवल पे नहीं दे रहे हैं एक तरह से, है ना। तो आप देखो कि लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी एक, उसको क्या लोअर हाउस, और काउंसिल ऑफ स्टेट बनाएगा जिसको बोल दिया गया अपर हाउस। ठीक है भाई, अब आप देखो यहां पे कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है, देखो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को अभी भी ये छोड़ नहीं रहे हैं, अभी भी घुसेड़े हुए हैं उसको, और यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं सिखों को, यूरोपियंस को और एंग्लो इंडियंस को भी अलग से दिया जा रहा है। मुस्लिम को तो पहले ही दे चुके हैं, इन सबको भी अलग से दे दिया यहाँ पे, है ना। और यही चीज आगे चल के अंबेडकर साहब भी डिमांड करेंगे, तो तभी तो गांधी जी विरोध करते हैं ना, कि भैया अगर यही सब चलता रहेगा, आप कम्युनिटी के आधार पर करते रहोगे, तो फिर ये देश को एक रखने का कोई मतलब नहीं है, ये तो बंटवारा आपने कर ही दिया फिर। तो ये एक चीज हमने देखने को मिलती है। तो द एक्ट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया ऑल्सो। तो यहाँ से जो है पब्लिक सर्विस कमीशन भारत में लाए गए, है ना। तो भारतीय लोग उसमें मतलब बेसिकली आप सिविल सर्विसेज की जो बात करते हैं उसमें भारतीय लोग भी जो है हल्लाशेरी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बन सकते हैं सिविल सर्वेंट। इसके बाद नंबर ऑफ इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज 3 आउट ऑफ 8। इससे पहले जब मैंने एसपी सिन्हा की बात की थी तो उसमें एक ही व्यक्ति को रखते थे काउंसिल में, है ना। अब देखो 8 की काउंसिल है, तो अब इन्होंने देखो मेजोरिटी तो अपनी ही रखी है, लेकिन अब रखेंगे ही, लेकिन ये 3 भारतीय रखे और 5 जो खुद के बंदे रखे, ये आप समझेंगे। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उसके अंदर 3 लोगों को अब अलाउ कर दिया गया, यानी थोड़ा सा एक बढ़ोतरी हो गई भारतीयों के अंदर, ये आप कह सकते हैं। उनको जो है एक तरह से मेन स्ट्रीम में ले आए, इससे भारतीयों को भी सीखने को मिल रहा था कि भैया अंग्रेज राज कैसे करते हैं, और यही जो है एप्लीकेशन है आगे आपको कहीं ना कहीं आईएनसी भारतीय लोगों पे करती हुई भी दिखेगी, ठीक है। इसीलिए बोला गया था कि गोरे लोगों से राज सत्ता छीन के जो है काले गोरों के हाथ में लग चलेगी, है ना। गोरे जो अंग्रेज थे उनसे छीन के काले अंग्रेजों के हाथ में चलेगी, इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि वैसे से ही हाल हो गया था पूरे भारत देश का। चलिए छोड़िए उस चीज में। इट एस्टेब्लिश्ड एन ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन फॉर इंडिया इन लंदन। तो एक हाई कमिश्नर का ऑफिस जो है लंदन में एस्टेब्लिश कर दिया गया था फॉर इंडिया, ये भी आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे इवेंट्स जो हुए हैं ये किस में हुए हैं, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हुआ है। लेकिन 1919 को सिर्फ इतना ही आप मत समझिए, 1919 में जहां पे ये सब हो रहा है ना, भारतीयों को ये सब देके चुप करवाया जा रहा है बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज को। आप देखो पहले ही लल्ला पप्पा दे दिया, लॉलीपॉप पहले दे दिया है, अब उसके बाद अगला खेल किया जा रहा है। आप देखो, है ना, अगला खेल कैसे किया जा रहा है। मैंने क्या बोला, गदर आंदोलन वगैरह को देखने के बाद इन्होंने सोचा कि अब कोई स्ट्रॉन्ग मेजरमेंट लेते हैं, तो इन्होंने क्या किया, 1919 में रोलेट एक्ट पास कर दिया भाई साहब। अब ये रोलेट एक्ट किसके द्वारा था प्रिजाइड किया जा रहा था, सर सिडनी रोलेट के द्वारा। आप सोचेंगे ये रोलेट एक्ट क्या है। रोलेट एक्ट के तहत भाई साहब कोई भी बंदे के ऊपर अगर आपको संदेह है ना, तो आप उसको पकड़ सकते हो। ब्रिटिशर्स जो है उस बंदे को पकड़ लेंगे और
2 साल तक उसको डिटेंशन कर सकते हैं, अपनी कस्टडी में रख सकते हैं बिना किसी वकील के, ना दलील के, है ना वो अपील कर सकता, ना दलील कर सकता, ना वकील कर सकता। सीधी बात है, उसको जेल में रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, जिसके ऊपर भी शक हो गया। तो ये कितना ज्यादा काला कानून है, ये तो बिल्कुल है ना कालाबाजारी होगी कि जिसके ऊपर सिर्फ आपको शक है, आप शक के बेसिस पे उठा के बंदे को यहां पे कर दोगे जेल में। ये तो बहुत गलत बात है, सुनने में ही अजीब लग रही है। सोचो जिनके साथ हो रही होगी तो उनको कितना बुरा लगेगा। तो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा नेशनलिस्ट अपसर्ज हो रखी थी। इसका मतलब है कि लोग जो है नेशनल लेवल पे जो है हाइपर हो रखे थे, बहुत ज्यादा दिमाग से वो रखे थे कि भैया इनसे दुखी हैं, बेसिकली टॉर्चरस फील कर रहे थे। जहां कांग्रेस वहां पे गुजरी है उनके साथ पॉलिटिकली, वहीं लोग जो है वो टॉर्चरस फील कर रहे हैं यहाँ पे, उनको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, समझ गए। तो रेवोल्यूशनरी इवेंट्स जो बहुत फास्टली जो है स्प्रेड हो रहे हैं, जैसे कि हमने गदर पार्टी का आंदोलन अभी देखा ही है ना। आगे चल के हम भगत सिंह की बात करेंगे, चंद्रशेखर आजाद की बात करेंगे। तो ये सब जो है एक ऐसा पंप बनाए हुए हैं अंग्रेजों के ऊपर कि वो दुखी ही हैं इनसे एक तरह से, ठीक है। तो इन्होंने इसीलिए बोला कि 2 साल के लिए किसी का भी ट्रायल उठा के कर देंगे, कोई हमें उसके लिए आंसर देने की जरूरत नहीं। अगर मैं इसको आज की भाषा में बोलूं तो बेसिकली जो हबीज कॉर्पस होती है ना, हबीज कॉर्पस जो होता है, लॉ ऑफ हबीज कॉर्पस, उसको सस्पेंड कर दिया गया था। वो रिट याद है ना, 5 रिट, उनमें से जो हबीज कॉर्पस वाला है ना उसको सस्पेंड कर दिया गया। अगर मैं आज की आसान भाषा में इसको बोलूं तो ना दलील, ना वकील, ना अपील वाला जो है ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था, जिसके लिए आप देखिए कि गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक पूरी की पूरी नेशन वाइड स्ट्राइक की थी। आप देखो, जिसको सत्याग्रह आंदोलन किया। और गांधी जी अभी आए ही हैं, और इससे पहले उन्होंने देखिए चंपारण किया, अहमदाबाद मिल किया, है ना, ये सब किया, तो वो सक्सेसफुल रहे। तो अभी लोग जो है गांधी जी से इंस्पायर्ड हैं, ये समझना है ना, सक्सेसफुल दिख रहे हैं वो अभी, और ये बढ़िया चीज कर रहे हैं ना। तो उन्होंने बोला कि पूरे के पूरे देश में हम जो है एक स्ट्राइक करेंगे। अब इनकी स्ट्राइक के चक्कर में क्या होता है, आप देखिए कि जो पंजाब के लोग हैं, अमृतसर के अंदर क्या हो रहा है, उस टाइम पे बैसाखी मना रहे हैं। और बैसाखी मनाने के लिए क्या होता है, तो लोग एक साथ इकट्ठे होते थे। लेकिन वहां पे देखिए कि कुछ लोगों ने इंस्पायर उनको करना शुरू कर दिया, ये सब चीजों के बारे में बताना शुरू किया कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है ना, किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो गलत गलत चीजें लेके आ रहे हैं। तो वो सब चीजें कहाँ हो रही है, जलियांवाला बाग के अंदर हो रही है। सारे लोग वहीं पे इकट्ठे हैं और वहीं होता है जलियांवाला बाग कांड। अब उसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन आप देखो कि 1922 में जब ये सब इतना सारा कांड हो जाता है, तब 1922 में जाके इसको रिपील कौन करता है, लॉर्ड रीडिंग जो है इस एक्ट को रिपील करता है, ठीक है, ये रोलेट एक्ट को। इस रोलेट के एक्ट के चक्कर में अब, और गांधी जी की मूवमेंट के चक्कर में अब हुआ क्या वो समझते हैं। आप देखो कि 1919 के अंदर जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। अगर मैं एग्जैक्ट डेट बोलूं तो बैसाखी किस दिन मनाई जाती है, हमेशा हर साल 13 अप्रैल को ही मनाई जाती है। जो गेहूं कटती है ना, तो गेहूं कटने के उपलक्ष्य में किसान बहुत खुश होते हैं, इसलिए बैसाखी मनाते हैं, ये आप समझिए। एंड पंजाब इज एग्रीकल्चर स्टेट, सीधी सी बात है। तो जब बैसाखी होती है तो सीधा सा मतलब कि किसान हर्षित होता है, उल्लासित होता है भैया कि है ना, अब जो है 2-4 पैसे घर में आएंगे, है ना। और ऑब्वियस सी बात है, जब पैसा आता है तो इंसान जो है खुश होता है, अपने लिए रिसोर्सेज खरीद पाता है, सुख सुविधाएं खरीद पाता है, घर वालों के लिए अच्छे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाता है। तो वो सारा इनके इकोनॉमी किस पे डिपेंड कर रही है, फसलों पे कर रही है ना। उस टाइम पे जो है जब फसलें लहलहा रही हैं तो ये जो है अपना बैसाखी मना रहे हैं, है ना। लेकिन फसलों के लहलहाने के साथ साथ आप देखिए मुरझाने का टाइम भी लोगों का आ रहा है। यहाँ पे देखो एक पीसफुल क्राउड इकट्ठा हो रखा है, वो अपना मजे में है, इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैंने क्या आपको बोला कि कुछ लोगों ने यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंस लीडर्स थे जो हर जगह पे फैले हुए हैं। तो यहाँ पे 2 हैं, सैफुद्दीन केचलू और डॉक्टर सत्यपाल, है ना। इन लोगों ने एक तरह से आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा लोगों को समझाने की कोशिश की कि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में अंग्रेज कैसे कैसे लो ला रहे हैं, ठीक है। और साथ में आप देखो कि इन दोनों को हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया। अब जब इनको अरेस्ट भी कर लिया गया तो यहां से जो लोगों के इमोशन थे वो कहीं ना कहीं आप देखो अगेन वायलेंट होने शुरू हो रहे थे। तो ऐसे केस में लोगों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जनरल ऑडवर्ड डायर जो है ना, जिसको आप बोलते हो कि माइकल फ्रांसिस ऑडवर्ड डायर, ठीक है। तो ये बंदा जो है ना, इसने बहुत दुष्टता यहाँ पे दिखाई, इसने मार्शल लॉ लगा दिया वहां पूरे के पूरे पंजाब में। और साथ में क्या पास कर दिया, क्राउलिंग एक्ट, ठीक है, क्राउलिंग एक्ट। अब इसके तहत क्या था कि आप इकट्ठे नहीं हो सकते हो, ठीक है। आप कहीं पे भी 4 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। आपको एक गली से दूसरी गली में भी जाना तो रेंग रेंग के कीड़े मकोड़ों की तरह जाना है। तो ये जो है एक घना तेज बन रहा था, ठीक है। अब इसके बाद इसने देखा कि वहां पे तो लोग बैसाखी मना रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मौज लूट रहे हैं ना। तो इसको पच नहीं रहा था कि भैया कुछ हुड़दंग ना मचा दे। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि ऐसा करो, ये जलियांवाला बाग है पूरा का पूरा, इसमें बहुत लंबी लंबी दीवारें हैं। कभी भी आप अमृतसर जाओ, गोल्डन टेंपल से 2 कदम की दूरी पे जलियांवाला बाग है। पहले तो रेनोवेशन चल रहा था, अब शायद पूरा हो गया है, तो अब आप देख भी सकते हो जाके। अब इसने क्या बोल दिया भाई साहब कि ये पूरे के पूरे इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, सोचो, है ना, वहां से कोई चाहे भी बाहर निकलना तो बाहर नहीं निकल सकता है। तो इसने क्या ऑर्डर दे दिया कि सबसे पहले तो बाहर से कर दो दरवाजा बंद, मेन गेट को कर दिया गया बंद, और अंदर अपनी सेना को एक लाइन में खड़ा कर दिया। अभी लोग समझ भी नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है।
लाइन में खड़ा करके इनको बोला कि जितने भी सामने दिख रहे हैं भून डालो इनको, है ना। तो दे गोली पे गोली, दे गोली पे गोली चल रही है वहां पे, लोगों को एकदम शरेआम दिन दिहाड़े हत्या हो रही है, लोग बैसाखी मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, और सोचो वहां पे ये होली खेल रहे हैं अपनी मजे वाली। तो इतनी गोलियां लोगों को मारी। फिर वहीं पे आप देखिए कि कुआं भी है, आज भी वो कुआं प्रिजर्व करके रखा हुआ है ना, आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस कुएं में कूद कूद के अपनी जान दी है। एक सरदार उधम के नाम से विक्की कौशल की मूवी आई थी। विक्की कौशल आजकल फिल्में बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट पे बना रहे हैं, शंबाजी बनाई, सरदार उधम बनाई, है ना, सारी ऐसे ही बना रही है, ये भी कमाल की चीज है। चलो अच्छी वाली मूवीज की बात कर रहा हूं। तो आप देखिए कि उसने जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना मार्मिक वर्णन किया है। जब आप उस मूवी को देखोगे ना तो आप कहीं ज़्यादा इन चीज़ों से कोरिलेट कर पाओगे, आपके रोंगटे से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ समझाना उतना ही मुश्किल है जितना आप उतना आसानी से मूवी में देख पाओगे, उससे कोरिलेट कर पाओगे। तो लोगों ने इस कुएं में कूद कूद के अपनी जानें दी है ना, किसी की आंख फूट गई, किसी का हाथ फूट गया, सोचो कितने दर्द में करा रहे हैं लोग। और कहीं पे भी आप खड़े हो, आपको कहीं हाथ पे गोली लगी, कहीं सर पे लग गई, कहीं पैर पे लग गई, कहीं दिल पे लग गई, सोचो कभी भी कहीं से भी कोई गोली आए और कहीं पे लग जाए आपको, आपको पता ही नहीं, तो कितना वियर्ड सिचुएशन आपके लिए इकट्ठी हो जाए। और फिर ये नहीं कि रोका जा रहा है ना, ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के मारा जा रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो ये है। तो इतना ज्यादा दर्दनाक जो है हादसा यहां पे हुआ कि पूरा देश इससे हिल गया। इसी को बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। 13 अप्रैल 1919 का यह हादसा है, जिसको पूरा का पूरा देश आज तक नहीं भुला पाया है। और यहां पे जो है सब लोगों ने इसकी निंदा की। लेकिन निंदा से क्या होता है, मैंने क्या बोला कि जिन्होंने अपनी वो होता है ना खून से पूरे का पूरे देश को सींचा है, वो उनको कोई क्रेडिट नहीं मिला, वो तो बेचारे मर खप गए, जहां पे मौज दूसरे लूट रहे हैं। तो आप देखिए कि इसमें क्या होता है, मोन्टेग जो है वहां पे उस टाइम पे, मोन्टेग तो इसको प्रिवेंटिव मर्डर बोल रहा है भाई साहब, ये अलग ही खेल रच के बैठा हुआ है, बोलता है ये तो प्रिवेंटिव मर्डर था, ये कुछ नहीं है ना। हैशटैग इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि इसने बोला है, ये आया है पेपर में। फिर गांधी जो है, गांधी ने तो मूवमेंट चलाई थी, लेकिन अब देखो कि गांधी को समझ आ रहा है कि ये तो भैया हिंसा हो गई बहुत बड़ी, है ना। तो लेकिन कुछ नहीं सकते हैं, केवल आंदोलन ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या बोला, क्योंकि अपने पास है ही क्या, कुछ ना है भाई साहब, ना हथियार है ना कुछ है, सिर्फ आंदोलन है अपने पास, है ना। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, इनको गांधी जी को जो है कैसरे हिंद टाइटल दे रखा था अंग्रेजों ने, है ना, 1915 के आसपास में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि ये कैसरे हिंद टाइटल जो है मैं त्यागता हूं। इन्होंने तो अपना टाइटल त्याग दिया कि भैया ये आपने बहुत गलत कर दिया। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भैया तुमने जो मुझे नाइटहुड का टाइटल दिया था ना, है ना, अब मुझे ये पसंद नहीं आया है खेल तुम्हारा, 1915 में जो टाइटल दिया था ये ले जाओ अपना। इन्होंने अंग्रेजों को लौटा दिया। लेकिन मैंने क्या बोला कि अंग्रेजों ने क्या बोला कि ये एक सम्मान था, हम आपको दे चुके हैं, इसको हम वापस नहीं ले सकते हैं। इसलिए ताउम्र अंग्रेज ये जो नाइटहुड का टाइटल वापस देने के बाद भी जो है उनको सर ही बोलते थे, है ना। लेकिन उन्होंने जो है इस टाइटल को वापस कर दिया था, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर शी शंकरन नायर जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। अभी मैंने वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मैंने क्या बताया था आपको कि 3 भारतीय होते थे और 5 वो थे, है ना। तो यहाँ पे जो एक मेन बंदे हैं सी शंकरन नायर, इन्होंने तो यहाँ से बोल दिया कि भैया हाथ जोड़े, हम ना थारी गवर्नमेंट में काम कर सकते, हम जा रहे हैं यहाँ से, है ना। तो अपना बोरिया बिस्तर उठाया और यहाँ से निकलिए कि आप तो हमारे लोग के साथ इस तरीके से करते हो। ये भी दिलेर लोग हैं, है ना, देखिए कि क्या क्या कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ हो रही है ना। लेकिन दुष्टता देखिए कि क्या है अंग्रेजों की यहाँ पे। और इसके बाद आप ये मत समझना कि अंग्रेजों ने कोई जनरल ऑडवर्ड डायर के ऊपर केस चलाया या कुछ किया। केस के लिए क्या बिठाया गया, हंटर कमीशन। आप देखिए यहाँ पे हंटर कमेटी बिठाई गई, सॉरी, है ना। हंटर कमीशन अलग है, हंटर कमीशन से मत इसको डिनोट करना। जो हंटर कमीशन है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। 1882 में जो है एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए एक हंटर कमीशन था। तो ये हंटर कमेटी है, ये हंटर कमीशन है, दोनों अलग अलग चीजें, कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हंटर कमीशन जो है वो क्या था बेसिकली कि ये जितना भी आप देखिए कि डिसऑर्डर हुआ है पंजाब के अंदर और ये सब चीज़ें हुई हैं, उसके लिए एक कमेटी बिठाएगी और बोला गया कि भैया चेक करो कि इसके अंदर सब सही हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने इसको भाई साहब को बाइज्जत बरी कर दिया और इसको भेज दिया ब्रिटेन में, है ना, कि यहाँ तो खतरा था, इसको कोई भी मार देता कल को भारतीय निकल के, इसका बदला जरूर इससे लेते हैं। लेकिन यहाँ से बचने के लिए भाई साहब इसको उठा के कहाँ भेज दिया, ब्रिटेन में भेज दिया। और वहाँ ये लुत्फ के साथ रह रहा है, इसकी सैलरियों में बढ़ोतरी हो रही है, मौज लूट रहा है ये भाई साहब अलग ही, है ना। और यहाँ पे इस कमेटी के जो चेयरमैन है वो कौन थे, लॉर्ड विलियम हंटर थे, है ना। इसके अलावा आप देखिए कि 3 इंडियन मेंबर जो हंटर कमेटी के कई बार पूछ लेता है। पहले हैं सर चिमनलाल हरीलाल सीतलवाद, दूसरे हैं पंडित जगन नारायण और तीसरे हैं सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद, है ना। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि इसको यहाँ से तो वहाँ भेज देते हैं। अब कब तक बचेगा, सोचो, है ना, कब तक बचेगा।
अब पंजाब वालों के साथ पंगा लेके गया, इतने बंदों को मार के गया है, अब बदला लेना तो बनता है भाई साहब। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको सूखा सूखा ही जाने दे हैं? सूखा सूखा जाने देंगे तो फिर अपने देश का नाम खराब होगा, है ना। मूछ का सवाल है भाई, अब तो ये गड़बड़ कर गया काम है। तो इसको जो है इन्होंने सोचा भारतीयों ने कि अभी इसको स्वाद सिखाना पड़ेगा ताकि इनको अंग्रेजों को लंबे समय तक याद रहे, है ना। तो आप देखिए जो विक्की कौशल की मूवी आप देखिएगा सरदार उधम, और मजा आएगा आपको। तो जो उधम सिंह है, इन्होंने सोचा कि भैया मैं इस चीज का बदला लूंगा। इनके दिल पे घाव करके गई थी, क्योंकि जब ये छोटे थे इन्होंने खुद वहां से लाशें उठा उठा के अस्पताल में लेकर गए थे, कोई बच पाया कोई नहीं बच पाया, है ना। तो इन्होंने अपनी आंखों से वो सारा का सारा दर्दनाक हादसा देखा था जो कि इनके दिमाग में घर कर गया था, और इन्होंने सोचा था कि मैं फोड़ के रहूंगा इनको, तो कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए कि इन्होंने जो रिवेंज लिया है, ये आप ध्यान रखना, इनको राम मोहम्मद सिंह आजाद के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वहां पर जब इनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है ना, तो आप देखो इन्होंने क्या बोला, राम मोहम्मद सिंह आजाद। तो कितना जबरदस्त इंसान है ना। क्यों बोला? ये उधम सिंह भी बोल सकता था अपना नाम, नहीं बोला। क्यों बोला? आप जरा पढ़ के देखो, हिंदू, मुसलमान, सिख और आजाद, भारत की आजादी के लिए। तो ये कितनी बड़ी सोच है इनकी, है ना। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, रेवोल्यूशनरी अलग ही टाइप के होता है वो माइंडसेट जो है। तो आप देखो कि ये भाई साहब वहां गए और जनरल डायर की बेटी के साथ जो है थोड़ा सा प्रेम प्रसंग किया, और इस तरीके से जनरल डायर तक पहुंचे। और जहां जनरल डायर को वहां पे कैक्सटन हॉल के अंदर सम्मानित किया जा रहा था, वहां एक किताब के अंदर गन लेकर जाते हैं, और इधर जनरल डायर जो है अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा है, और उधर से गन निकाल के धाएं धाएं धाएं, और जनरल डायर वहीं पे हाय हाय हाय, ठीक है। तो वो वहीं लुट गया। और उसके बाद ये चाहते तो भाग भी सकते हैं वहां से, या कुछ अपने कोशिश कर सकते हैं ना कि यहां से निकल जाएं, लेकिन भाग नहीं रहे हैं वहां पे, और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और इस तरीके से जो है इनको फिर वहां पे फांसी दी जा रही है। तो कुल मिला के आप देखिए कि ये कैक्सटन हॉल के अंदर सारे का सारा हादसा हुआ है 13 मार्च 1940 को, ठीक है। तो यहां से इन्होंने भारतीयों ने बता दिया कि हम 20 साल बाद भी हादसों को याद रखते हैं और अपना बदला लेने जरूर आते हैं। आज तुम हमें मार के जाओगे, कल को हम आएंगे तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, तुम बच नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये इन्होंने यहां पे करके दिखा दिया, और इसके लिए बेशक से इन्होंने खुद तो शहीद हुए हैं, लेकिन दिखा जरूर दिया कि दम हमारे अंदर भी है भाई, हम भी, ऐसा नहीं है माँ का दूध हमने भी पिया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज इन्होंने की है, ठीक है जी। इसके अलावा 1919 में आप देखिए कि इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन बनती है, जिसके अब हेड देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी बनते हैं ना, और साथ में जो है ये मोंटेक कैम्सफोर्ड के जो रिफॉर्म हुए हैं उसका वेलकम कर रहे हैं। फिर कुछ अदर फाउंडर अगर इसके पूछ लिया जाएगा तो तेज बहादुर सप्रू, जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी जाएंगे, तो यही है वो, है ना। और कुछ ये और लोग हैं, इनके बारे में आपको नाम याद रखने हैं। तो ये जो है मैंने अभी तक जो है 1919 तक की पूरी टाइमलाइन आपको बता दी है। इसके अलावा ये हमारा पेड कोर्स है, इसके अंदर आपको वीडियोस, पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट, 7000 से ज़्यादा एमसीक्यू, स्टैटिक, करंट अफेयर, सब चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसी के अंदर इंक्लूड है टेस्ट पास, जिसमें सारे एग्जाम के टेस्ट पास इंक्लूडेड है। तो ये एसएससी के लिए भी है और रेलवे के लिए भी है। यहाँ से आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। कूपन कोड BASANT है, ये लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा। ये आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जीवी कक्षा ऐप का लिंक है, वहां से आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किताब की बात करते हैं तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ हिंदी की अभी किताबें फिलहाल के लिए बची हुई हैं, इंग्लिश की किताबें नहीं हैं अवेलेबल। हिंदी की बची हुई है तो हिंदी की किताबें आप चाहें तो ले सकते हैं। ये भी कुछ ही किताबें बची हुई हैं, इसमें पूरे कलरफुल अंदाज में हमने जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो है आपको ये प्रोवाइड की है नोट्स। तो ये आप अभी अवेल कर लेना। डिस्क्रिप्शन में जीवी कक्षा ऐप का लिंक है, वहां से जाके आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों को दिक्कत थी तो मैं वो भी अब दिक्कत लगे हाथ क्लियर कर देता हूं। देखिए कि 14, 15 और कुछ 16 फरवरी के बच्चों का ये एक इशू चल रहा है उनका, कि स्पेशली जो इंग्लिश वाले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको किताब अभी तक नहीं मिल पाई है। उसका कारण मैं बता देता हूँ। मेरे को खुद नहीं पता था, लेकिन अभी जब मैंने डिलीवरी वाले से पिछले 2-4 दिन में जब इन बच्चों की बहुत सारी कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई, तो मैंने देखा कि कम से कम 100-150 बच्चा ऐसा था जिनकी किताब एक ही गोडाउन में पड़ी हुई थी, और वो 100-150 बच्चे की किताब जो है वहाँ पे किसी तरीके से डैमेज हो गई, वहाँ पे प्रोविजंस अच्छे नहीं थे। और सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ ये हो गई कि इंग्लिश की किताब आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। अब यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा बस वेट करना है, क्योंकि कुछ बुक्स हमारी बीच रास्ते में थी। जैसे मान लो कि एक बच्चे को मिली नहीं, तो हमने क्या किया था, उसको डबल दूसरी किताब भी भेज दी थी कि अच्छा ठीक है, जब दूसरी वाली वापस आ जाएगी। जैसे मान लो कि ये 100 किताब आपको भेजी है ना, और अगर मेरे पास स्टॉक में पड़ी होती तो मैं इंतजार नहीं करता इनके वापस आने का, मैं दूसरी 100 भेज देता, और ये जब आ जाती तो ये किसी और को दे देता, अगर इसमें से कुछ अच्छी साफ सुथरी बची होती तो, कुछ ऐसा समझ लीजिए। तो लेकिन अभी मेरे पास स्टॉक में ही नहीं है ना, और ये अचानक से जो चीज हुई है ये मुझे भी नहीं पता था। तो डिलीवरी वाले ने जब मेरे को बताया है तो इसमें 2 प्रोविजन निकलेंगे। मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूं कि ये अगर
कुछ वापसी अभी मंगा के देख रहे हैं और कुछ बुक्स हमारी और भी आनी है वापस। तो उन सबको मिला के अगर तो पूरी हो गई वो 100 किताब तो ठीक है, नहीं तो उन बच्चों को मैं रिफंड कर दूंगा, है ना। उनको जो है सॉरी भाई, आपको इंग्लिश की किताब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं किताबों के अंदर घुसूं और मैं किताब प्रिंट करवाऊं। मैंने पहले ही बोला था, है ना। तो ऑलरेडी नुकसान मेरा तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है ना। ये देखो 100-150 किताब का नुकसान होगा ही होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको बिल्कुल भी ये फील हो कि कल कि सर ने आपने तो इतने पैसे ले लिए हमसे और हमें खराब किताब भेज दी, है ना, कटी फटी किताब भेज दी या कुछ भी हो गया, गीली किताब भेज दी। तो मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता हूँ, बहुत फेयर और स्क्वायर रहना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, है ना, गलत चीज़ नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने उन किताबों को अभी उनको बोल दिया कि रोक लो, एक बार हर जगह से आ जाने दो इंग्लिश की किताब। तो जितनी मेरे पास बन पाएंगी मैं दे दूंगा, जिसको दे पाऊंगा, नहीं दे पाया तो आपको रिफंड हो जाएगा। मैं खुद मेरे को 4-5 दिन 5-6 दिन देने पड़ेंगे आपको, है ना। ये इमीडिएट का प्रोसेस नहीं हो सकता, है ना। बीच रास्ते में जो है उनको मंगाना भी पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो कुछ नहीं होगा, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं खुद पर्सनली, हमारी टीम आपको कॉल करेगी और रिफंड इनिशिएट कर देगी यहाँ से। मैं इतना ही आपके लिए कर पाऊंगा। मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था कि टाइम सिर आप लोग ऑर्डर कर देना, क्योंकि अब देखो रिफंड कह रहा हूँ, जब आउट ऑफ स्टॉक ही हो गया, लोगों को लगता है शायद मैं मार्केटिंग के लिए बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग इस चीज़ को दिमाग में घर किया और उनकी गलती नहीं है एक्चुअली। बहुत सारे टीचर इसको मार्केटिंग के तौर पर यूज़ करते हैं कि हमारी खत्म होने वाली ले लो, लेकिन मैं सच ही बोल रहा था, मैं कोई मार्केटिंग कर ही नहीं रहा था। तो नहीं तो मेरे को ये जो है ना रिफंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सोचो आप इस चीज़ को। तो इतना ह्यूज अमाउंट जो है मुझे रिफंड करना है, जिसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा। मेरे को कोई समस्या है ही नहीं, 1% भी उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा वेट कर लो। अगर वो बन पाया तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वो 100 किताब में से जितने भी बच्चे बच जाएंगे उनको रिफंड हो जाएगा। कहानी समझ आ गई। और हिंदी की किताब अभी है हमारे पास 400-500 किताब बची हुई है। हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वालों को सबको किताब पहुंचेगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है, मजा आया ना आज की वीडियो में? बिल्कुल बिल्कुल भाई, मजा आया आज की वीडियो में। मैंने क्या बोला था, टाइमलाइन में खूब मजे आएंगे और रोंगटे भी खड़े होंगे, खून भी उबाले खाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जैसा दर्दनाक हादसे हुए उनको वैसे ही दोहराने की कोशिश की है, वैसी चीजों को बताने की कोशिश की है। और उस टाइम पे समाज कैसा रहा होगा, है ना, लोग कैसा फील करते होंगे, मैंने वो फील करके उन चीजों को बताने की कोशिश की। मैंने ये बताने की कोशिश नहीं की कि मेरे को पॉलिटिकली क्या चीज करना है, मेरे को किसी से डर के, है ना, कि कल को मेरे को कोई कुछ बोलना दे, भाई इस पार्टी का बंदा उस पार्टी का बंदा। मैंने वो सोच के नहीं किया। मैंने जो बात की है ना आज, मैंने सोच के किया कि अगर मैं उस टाइम में होता तो मैं कैसा फील करता, मैंने वैसी बात की है। अभी कल सेशन नहीं होगा, परसों होगा अगला सेशन। कल मैं अगेन फंसा पड़ा हूं किसी काम में, तो और वैसे भी मैंने मंडे ट्यूसडे तो ऑफ कर ही रखा था, तो मैंने सोचा कि मंडे को ले लेता हूं, है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक दिन पहले भी ऑफ कर चुका था। तो ट्यूसडे का सेशन नहीं होगा। अब कल के बाद परसों सेशन होगा, उसमें मैं कोशिश करूंगा सारी टाइमलाइन को खत्म करने की, जिससे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसकी एक कंपाइलेशन आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बस एक सेकंड दो, मैं फटाफट से आपके कमेंट भी देख लेता हूं। हाँ प्रभु, क्या बोल रहे हैं, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। पेड बैच में भाई साहब लाइव नहीं रहता है, उसमें वीओडी बैच रहता है। और ये जो आप देख रहे हैं इनसे भी ज़्यादा डिटेल में वर्णन है वहाँ पे, तो चीज़ों का बहुत ज़्यादा अलग तरीके से वहाँ मैं पढ़ाता हूँ। ये सेशंस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे पेड में, लेकिन पेड के अलग से भी सेशन रहते हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ एमसीक्यू करवाता हूँ, तो मैंने क्या सोचा है आपकी वो सारे एमसीक्यू काट काट के भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी पेड बैच पूरा अलग है, डिफरेंट है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में चीज़ों को डिस्कस कर रखा है ना। जो चीज़ आप यहाँ पे 10 घंटे की देखते हो वहाँ हो सकता है 20 घंटे की हो। बहुत सारी चीज़ें मेरे को वहाँ इंक्लूड करनी पड़ती हैं, तो वो जो है आप पेड बैच अलग है, उसको आप जाकर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके अंदर केमिस्ट्री अभी चल रही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक लेक्चर रह गया 5 घंटे का। तो आप सोचो एक चैप्टर मैंने बताया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में 5 घंटे का बता रहा हूँ, लोग 1 घंटे में बता के निकल जाते हैं। आधा अधूरा बताना तो 1 घंटे में बताया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है। और बच्चे को समझना है इस हिसाब से भी 1 घंटे में बताया जा सकता है, लेकिन मैंने 5 घंटा लगाया क्योंकि उसके अंदर बहुत टेढ़े कंसेप्ट थे जो मैंने आसान भाषा में आप लोग को समझाए हैं। तो इस तरीके से है। हाँ, इस मॉडर्न के बाद जो ज्योग्राफी ही स्टार्ट करेंगे, बस आप सपोर्ट किया करो यार, जितने भी लोग हो ना, बाकी सब दोस्तों को बताया करो और शेयर किया करो वीडियो, है ना। ये आपका फर्ज बनता है। लाइक और शेयर ना सबसे पहला काम किया करो। नया चैनल है, पता नहीं लगता यार लोगों को, इतना सपोर्ट मुझे आपकी तरफ से चाहिए। मुझे ना सोचना पड़े, है ना, कि अपने बंदे इतने पक्के हों, वो खुद ही अपने जिम्मेदारी लेके कि हाँ ये बंदा हमारे लिए मेहनत कर रहा है, इसके लिए हम करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो इतना खुद किया करो यार, बस, है ना। शेयर किया करो, दूसरे लोग को बताया करो, 4 लोगों को बताया करो, है ना। तो यही मुझे आपसे चाहिए। मैं कर रहा हूँ पूरी जी जान लगा के आपके लिए मेहनत। मज़ा तो मुझे भी आ गया यार आज, है ना। तो जेना मैंने आपका उत्तर दे दिया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या इशू हुआ है। अगर कहीं पे अब आपको बहुत सारे कमेंट्स दिख रहे हैं
तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद ही हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। वो 100-150 बच्चों के कमेंट ही हैं जो हर जगह पे आ रहे हैं, और मेरे को तो बस विलेन ही बना के रखा हुआ है। मैं सच बताऊँ आपको तो रियलिटी यही है कि मिलना मुलना कुछ नहीं है, इसमें कुछ बेनिफिट नहीं है किताब में। हकीकत की बात मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अगर इतना ही बेनिफिट होता तो मैं अभी किताबें और छपवा देता, है ना। मैं बोलता बंदे को कि छाप दो। मैंने बीच में सोचा भी है ना कि छाप दो, लेकिन क्या हो रहा है कि वो 100-150 किताब छापने का ही भाई साहब मेरे को ले रहा है 2,000 रुपये पर किताब। मैं कहाँ से 2,000 रुपये पर किताब का कर दूंगा, और किस किस से मैं मांग लूंगा 2,000 रुपये। बहुत मुश्किल काम है ना। तो 100 किताब आप समझो, किताब की क्वांटिटी कम रहेगी तो वो बहुत महंगी छपती है। वहीं पे मैं 10 किताब बोलूंगा तो वो 3-4 हज़ार रुपये की छापेगा। कलरफुल बुक है इसलिए महंगी है ना। तो वो मैं नहीं चाहता कि कुछ खराब क्वालिटी की छपवा के आपको दे दूं या घटिया दे दूं, फिर आप बाद में मेरे को कंप्लेंट करते रहो। इसलिए थोड़ा इंतजार कर लो, या तो मिल ही जाएगी आपको, नहीं मिलेगी तो फिर जब नया वाला लोट आएगा उसमें मैं दे दूंगा, है ना। ऑर्गेनिक टफ है ना, वो मैंने पेड में सारी करवा दी ऑर्गेनिक। जिस चीज़ को भी टफ लगती है पेड में देख लेना। पेड में तो सारा डिटेल में मैंने ऑर्गेनिक करवा दिया है, कम से कम 15-20 घंटे की ऑर्गेनिक करवाई है। और ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें टफ लगे, तुम्हें सारी ऑर्गेनिक समझ में आ जाएगी। उसमें तो बहुत आसानी से मैंने बता दिया ऑर्गेनिक। ठीक है भाई, धन्यवाद आप लोग जो जो भी सपोर्ट कर रहे हो, है ना। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, स्टडी पॉइंट, चेना, अमन, द्वैपन, शुभ्रा ज्योति, शोया, आयुष। हाँ, अभी भी मैं लाइव ही चल रहा हूँ। मैं जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाते तब तक मैं खड़ा रहता हूँ यहाँ कहते हो अभी भी लाइव ही चल रहे हो। गुड नाइट ट्रेंडिंग वर्ल्ड, है ना। हाँ, इंग्लिश बुक का डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि हमारी ऑडियंस ही इंग्लिश वाली बहुत ज़्यादा है ना। आप देखो कि पूरे देश की चारों पेरिफेरी पे, है ना। आप देखो उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, इधर आपका नीचे विशाखापट्टनम वाला एरिया हो गया, तमिलनाडु वाला हो गया, केरला वाला हो गया, महाराष्ट्र वाला हो गया। यहाँ के लोग जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं एक्चुअली, है ना। तो वो सारों को जो है हिंदी भाषा वाली किताब नहीं समझ में आती है, तो उनको इंग्लिश वाली समझ में आती है। अब धीरे धीरे हम जोड़ रहे हैं ना, कि बिहारी बाबू जो हैं और यूपी वाले भैया सब जुड़ जाएं हमारे साथ। तो कोशिश कर रहे हैं भाई सब, है ना। और देखो सब आसान है आयुष, कुछ मुश्किल नहीं है। पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तुम जिससे कभी पढ़े होगे उसने नहीं उतने अच्छे से बताया होगा, मैं तुम्हें इस हिसाब से बताऊंगा कि सारा तुम्हें दिमाग में रच जाएगा। पेड में तो मैंने करवा भी दिया वो सारा का सारा, तुरंत याद होगा क्लास में। ऐसी चीजें मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो तुम उस चीज की, मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है भाई। बिल्कुल बिल्कुल 100% लिटरेसी रेट है भाई उधर का, अलग है। पेड बैच में BOD 1 में ज्योग्राफी है, ध्यान दीजिए। लेकिन अब मैं नई वाली डालूंगा ना, तो रिकॉर्डेड वाले में नए वाली डलेगी ना दोस्त, ठीक है। तो अभी टेंशन मत लो, डाल दूंगा मैं। चलिए ठीक है, आप लाइक शेयर सपोर्ट फुल रखिए, है ना। बाकी सब दोस्तों को भी बताइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और परसों मिलेंगे हम लोग, ठीक है भाई। चलिए, आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।